तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने लगभग क्लास 6 और 9 के सभी चैप्टर्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है जिस टाइप के क्वेश्चन हर बारी लगभग एग्जाम में आते हैं। हो सकता है कि मेरे समझाने से आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही। क्या पता वही वाला क्वेश्चन अगर पेपर में या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, हमने लगातार मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जीके के क्वेश्चन सॉल्यूशन पर कई वीडियो पार्ट वाइज बनाई है। और आपको अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन ना आए तो कैसे आपको होशियारी से तुक्का लगाना है, इन सब पर हमने वीडियो बना दी है और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका रियली एम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लास्ट बात ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी ऑन द मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ ध्यान से और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ये मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है क्लास 6 से। अब आप लोग में से बहुत लोग बोलते थे कि भैया क्लास 6 का अलग बनाइए, क्लास 9 का अलग बनाइए। बात सही है, बट आप अगर कई बार का पेपर उठा के देख लेंगे तो आप पाएंगे कि अब जब क्लास 6 का हार्ड पेपर बन जाता है तो उसमें कई क्लास 9 के क्वेश्चन पूछते हैं। और जब क्लास 9 का नॉर्मल भी पेपर बनता है तो उसमें आप तीन चार क्वेश्चन तो आप हमेशा पा जाएंगे जो कि बिलोंग करता होगा क्लास 6 से। इसीलिए मैं जानबूझकर क्लास 6 और क्लास 9 को एक में बनाता हूँ ताकि आपको अन्य अन्य क्वेश्चन याद होगा। और अगर मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे पहले का तो आपको रिमेंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 277। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी क्वेश्चन को दिया है। बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी 5 डिजिट की नंबर कौन सी होगी जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए किससे, 277 से। तो चलिए अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके अच्छे से समझाता हूँ।
सो हमारा ये वाला क्वेश्चन बिलोंग करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और ये वाला क्वेश्चन क्लास 6 में भी पूछा गया था 2016 के नवोदय विद्यालय के पेपर में, और क्लास 9 में भी पूछा गया था शायद 2015 के सैनिक स्कूल के पेपर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:6 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:15। फाइंड ए रेशियो सी। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5:6। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेशियो जो आपको ये बीच में दो ठे साइन दिख रहा है, इसको हम लोग डिवीजन का साइन भी बोलते हैं, यानी कि ए रेशियो बी मीन्स ए अपॉन बी। ठीक है ना, ये जो रेशियो है इसको हम लोग अपॉन बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/6 बोल सकते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए अगर रेशियो है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि रेशियो को हम डिवाइड में लिखते हैं तो ए रेशियो बी लिखें चाहे हम ए अपॉन बी लिखें, दोनों बात बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो देखिए हमको इतना समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, ए रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए अब हमको आगे क्या देखना है, आगे हमसे अगले में बोला हुआ है कि बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9/15। ठीक है, तो हमको उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर बी रेशियो सी बोला है तो हम उसको बी अपॉन सी बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हम उसको क्या बोल सकते हैं, अगर वो 9:15 बोला है तो हम उसको 9/15 आसानी से बोल सकते हैं। अब देखिए अब हमसे पूछा क्या है, जरा अब अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमसे पूछा है ए रेशियो सी की वैल्यू। क्या पूछा है, ए रेशियो सी की वैल्यू। तो एक सेकंड, हमसे पूछा हुआ है ए रेशियो सी की वैल्यू, तो क्या अगर अगर हमको ए अपॉन बी दिया हुआ है और बी अपॉन सी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, ए अपॉन बी दिया है और बी अपॉन सी दिया है, ये चीज़ दिया है, तो आप जरा सा दिमाग लगाइए कि ये बी और ये बी कब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल कब हो जाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ए अपॉन सी बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर बताता हूँ देखिए, बस आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए अगर हमको ए अपॉन सी दिया है और दूसरे में बी दिया है, सॉरी ए अपॉन बी दिया है और दूसरे में हमको बी अपॉन सी दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए अपॉन सी का मान कितना होगा, फिर वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या सोचेंगे कि इस बी से इस बी को कैंसिल कर देते तो अच्छा रहता, और कैंसिल होगा कब, जब हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए अपॉन बी, यानी कि सिंपली क्या, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इज इक्वल टू भाई ए अपॉन बी का हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/6 दिया है कि नहीं दिया है, ए अपॉन बी की वैल्यू हमको 5/6 दी हुई है, इंटू 9/15। ठीक है, इंटू हमारा क्या हो गया 9/15। हाँ कि ना भाई, ए अपॉन बी की वैल्यू हमारी 5/6, बी अपॉन सी की वैल्यू 9/15। अब बताइए अगर ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी अपॉन सी से, तो जनरल बात है भाई 5/6 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/15 से, क्योंकि भाई हमेशा याद रखिएगा ये सब इक्वेशन है। ठीक है ना, आपको इक्वेशन वगैरह का बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो भी आप बस इतना जान लीजिए कि भाई अगर ए, जैसे ये समझ लीजिए आप बहुत ईजी कि ए अपॉन बी का भाई 5/6 है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ए अपॉन बी का भाई 5/6 है, बी अपॉन सी का भाई 9/15 है। ठीक है, बस इतना जान जाइए, ए अपॉन बी का भाई 5/6 है और बी अपॉन सी का भाई 9/15 है। अब अगर ए अपॉन बी और बी अपॉन सी को आप आपस में लड़ा रहे हैं तो भाई जनरल सी बात है भाई इन दोनों के भाई भी आएंगे। भाई अगर मान लीजिए अगर ये लड़ रहा है, तो इसका भाई भी आ जाएगा, भैया क्या अपने भाई को अकेले थोड़े ना लड़ने देगा, और ये आ गया तो इसका भाई भी आ गया। ठीक है, ये भी लड़ने नहीं देगा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए अपॉन सी हमको इधर बच गया, और यहाँ पे अगर हम काट देंगे तो काटने के बाद हमारा क्या बचेगा, देखिए हमारा इधर क्या बचेगा ए अपॉन, एक सेकेंड, इधर हमारा क्या बचेगा ए अपॉन सी, इधर हमारा बच गया ए अपॉन सी, और उधर हमारा क्या बच गया, काटने के बाद उधर हमारा बहुत बच जाएगा 1/2। आप काट के देख लीजिएगा, आप जब 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे 9/15 से, और जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा 1/2। और अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हम अपॉन को अगर हम रेशियो के साइन को अपॉन में लिख सकते हैं तो भाई अपॉन के साइन को रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2। ठीक है ना, जैसे भाई बेसिक बात है भाई, अगर हम रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं तो भाई हम आराम से भाई अपॉन को रेशियो में भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू आ गया ए रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2। हेयर यू कैन मैच योर आंसर, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 1:2 आया हुआ है, आप इसको तुरंत क्लिक कर देंगे और आगे मूव कर जाएंगे। तो चलिए हम भी आगे मूव करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है स्क्वायर रूट से। बोला है कि अगर x की वैल्यू इतना है, x की वैल्यू अंडर रूट में 3018 प्लस उसके अंडर रूट में 36 प्लस उसके अंडर रूट में 169 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग को ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा हो, तो भाई अगर इजी लग रहा है तो अच्छी बात है। आगे मैंने थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी दिए हैं, बट याद रखिएगा पेपर में अगर 25 क्वेश्चन है तो मैं आपको जैसा बता चुका हूँ कि इसमें लगभग 22 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ताकि सभी बच्चे 22 क्वेश्चन कर ले जाएं और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो लगभग क्वेश्चन ईजी रहेंगे। ईजी कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ईजी रहेंगे, यानी मीडियम साइज के रहेंगे। अगर आपने नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व किए तो आप 20-22 क्वेश्चन को जरूर टच कर ले जाएंगे, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसा बताया था कि आपको जो दिया है आप नोट कर लीजिए। हमको रूट में 3018 बोला है और उसके बाद बोला है प्लस, फिर हमको बोला है रूट में पूरा 36 और फिर हमको बोला है प्लस रूट में 169, हमको यही बोला है ना। अब जरा अपना दिमाग लगाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले देखेंगे सबसे बाहर वाला रूट ये वाला है, ठीक है, सबसे बाहर का रूट है, उसके अंदर का रूट ये वाला है और सबसे अंदर का रूट ये वाला है, ठीक है ना। सबसे अंदर का रूट प्लस सबसे हमको अंदर का रूट कितना दिया हुआ है प्लस 169 प्लस अंडर रूट में 169 यानी कि ये वाला, ठीक है ना। ये वाला हमारा सबसे अंदर का रूट है। तो देखिए अब इसके बाद आप जो सबसे लास्ट में है यानी कि सबसे अंदर जो रूट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 13 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, 100% में हूँ कि आपका जब इसके रूट को आप सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो 13 आने के बाद आप यहाँ पे जनरली 13 लिख लीजिए। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कीजिए, यहाँ पे आप 13 लिख लीजिए, ठीक है ना। एक सेकंड, देखिए 13 आ गया तो आप यहाँ पे 13 अंदर लिख लिए, तो भाई उसके ऊपर रूट ये था। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो उसके ऊपर रूट ये था तो 13 लिख लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप इन दोनों को जोड़िए पहले। अगर आप जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा 49, यानी कि आपका बेसिकली यहाँ पे कितना आ रहा है 49। आप इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 49, ठीक है। तो हम यहाँ पे 49 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास दो रूट बचा, एक तो सबसे बाहर वाला रूट और एक ये वाला रूट, अंदर वाला रूट। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि हमेशा हम सबसे अंदर वाले रूट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 49 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 7 आएगा। जब भी आप 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो बहुत ईजी हो गया भाई। अब अगर 7 आ गया तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, सिंपली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिख देंगे। अब हमारा रूट गायब हो गया। गायब हुआ कि नहीं हुआ भाई, रूट तो हमारा अब गायब ही हो गया, क्योंकि हम भाई सॉल्व कर चुके हैं। हमारा रूट में 49 था, अब हम 49 का अंडर रूट निकाल लिए। 49 का जब हम स्क्वायर रूट निकाल लिए तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 7 आ गया। तो हम यहाँ पे 7 को बस बेसिकली लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारा क्या होगा 3025। आप जब 3018 और फिर 3018 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 3025 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ बीच में क्या लिख लेंगे 3025। अब जब हम 3025 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप निकाल के देख लीजिए आपका 55 आएगा। 55 × 55 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा आपका 55 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जनरली आप यहाँ पे आंसर देख भी सकते हैं, आपका 55 आंसर आया भी है। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको पहले सबसे अंदर वाला रूट सॉल्व करते चलना है। इसको सॉल्व किए 13 आया, 13 को इसमें जोड़ दिए 49 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया हमारा 7 आया, रूट हट गया, फिर हमारा इसमें जोड़ दिए तो 325 आया और उसका अंडर रूट हमारा 55 आया। बस बेसिकली हमको यही करना था, काम खत्म, ठीक है। तब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, ठीक है। बोला है कि 512 पर पावर -3/9 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यानी कि बेसिकली 512 है, उस पर पावर कितनी है -3/9 है और उसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे बोले कि अंडर रूट में, एक सेकेंड आप रुक जाइए, अगर आपसे ये बात बोले कि आप अंडर रूट में 25 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हमको क्या करना है, अंडर रूट में 25 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 पर पावर 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं हमसे बोले कि आप अंडर रूट में कुछ भी बोल दे, मान लीजिए 100 की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर
3 लगा हुआ है, यानी कि आप क्यूब रूट निकालिए। बेसिकली बोला है कि आप क्यूब रूट निकालिए 100 का, ठीक है, घनमूल निकालिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 की पावर आप 1/3 भी लिख सकते हैं। ये आप बेसिकली ये जान जाइए, ठीक है। आपसे कुछ भी बोल दे, आपसे अगर बोल दे कि 49 का आपको निकालना है, 49 का मान लीजिए निकालना है आपको 200015, ठीक है, कुछ भी बोल दे, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। 49 यहाँ पे जो भी हो, इसका मतलब ये है कि आपको अंदर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इतने इतने का पेयर बनाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे अंडर रूट में बोला, कुछ भी बोल दिया, मान लीजिए हमसे अंडर रूट में 16 बोला, ठीक है, हमसे अंडर रूट में 16 बोला, तो जब यहाँ पर कुछ नहीं है, जब इसे हिस्से में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 छिपा होता है, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का, ठीक है, ये बेसिक है तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए दो दो यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, तो हम दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी इन दो पेयर में से एक दो बाहर आ गया और इन दो पेयर में से एक दो बाहर आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई होके 4 हमारा क्या आ गया, 4 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। बेसिकली ऐसे ही हमारा निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने आपको एक कीवर्ड दे दिया, ठीक है। बोला है हमसे कि 512 पर पावर -3/9, यही हमसे क्वेश्चन बोला है ना। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में है, मान लीजिए मान लीजिए आपको अगर बोल दिया कि आप क्यूब रूट निकालिए 8 का, ठीक है, क्यूब रूट निकालिए 8 का, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, 8⁻1/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कहीं ऐसे दे दे कि 16 पर पावर 1/2, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 16। भाई दोनों बात तो एक ही है। अगर आप अंडर रूट में 16 को 16 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या आप 16 पर पावर 1/2 को √16 नहीं लिख सकते हैं। अब भाई आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, बस वैसे इसमें भी करना है। आपको क्या बोला है कि 512 पर पावर -3/9, यही बोला है ना। तो क्या, पहले मुझे इतना बताइए कि -3/9 को तो आप भाई डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो -3/9 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, आप खुद सोचिए, 1/9 इंटू -3, क्यों, -3/9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/9 इंटू -3। अब आप बोलेंगे कि हम लोग इतना दूर तक सोचेंगे कैसे, बहुत बार होता है लड़के सोच ही नहीं पाते हैं, स्टूडेंट्स उतना एज्यूम ही नहीं कर पाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम करें। तो जिस कंडीशन में आप उतना एज्यूम ना कर पाए, आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप सोचिए जरा, आप उस क्वेश्चन में सोचिए कि आखिर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पावर दिया है, ठीक है, पावर दिया है, तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपके दिमाग में होगा यार भैया ने बताया था कि जब भी हमको पावर दियो, वो भी फ्रैक्शन में पावर दियो, तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो रूट में लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको 1/9 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पावर 1/2 की होती है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पावर 1/3 की होती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे का रूट निकालेंगे तो पावर 1/4, 1/5, 1/6 की होते जाती है, ठीक है। तो क्या हम -3/9 को हम जनरली क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए हमारा 512 है, क्या हम इसके पावर को 1/9 इंटू -3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों मल्टीप्लाई होकर उतना ही आएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या 1/9 को, क्या एज्यूम कीजिए जरा, क्या 1/9 के जगह, क्या हम 1/9 की जगह इस चीज़ की जगह केवल हम 1/9 की जगह 1/9 को हम क्या करें, ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हम 1/9 को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, देखिए, क्या हम 1/9 को यहाँ पे 9 लिख करके 512 लिख के ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और होल का पावर, हम इतने का पूरा पावर, हम इतने का पूरा पावर क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक सेकंड, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ऊपर -3, क्योंकि भाई -3 तो हमारा बच गया, क्यों, जरा एज्यूम कीजिए। बस आपको बस बेसिकली आपको अगर पेपर में कोई भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, देन आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि पेशेंस इज द की वर्ड, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं तो आप लगभग चांसेस है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें और आप पेशेंसफुली काम कर रहे हैं, तो आप मेरी एक बात याद रखिएगा, 50% क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया, ठीक है ना, वही 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते ही अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, बाप रे अब तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तब बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। आप पेशेंसफुली, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, 512 पर पावर 1/9 इंटू -3, यहाँ तक हो गया काम, यहाँ तक काम हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अब 1/9 इंटू -3 हो गया, तो भाई जैसे हम 1/2, जैसे मान लीजिए 16 का पावर, मैंने आपको क्या बताया कि 1/2 अगर है तो हम इसको रूट में 16 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वहीं पे बेसिकली, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपका परीक्षा में गलत ना हो ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए अगर हमसे बोल दिया कि 8 का पावर 1/3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूब रूट निकालिए 8 का,
बेसिकली भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। तो वैसे ही जब हमारा 512 पर पावर हमने 1/9 इंटू -3 ला दी, तो क्या हम इस 1/9 की जगह ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या हम इस 1/9 की जगह यहाँ 5 यहाँ पे 9 लगा करके, यहाँ पर इस जगह पे 9 लगा करके और 512 का नहीं निकाल सकते हैं क्या रूट, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं, और ऊपर हमारा -3 बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 9 का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको 9 का मतलब समझाया था। मैंने आपको मतलब क्या कहा था, जितना भी यहाँ पर है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अंदर वाले का और उतने का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब जानते हैं क्या पाएंगे आप, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये आप 9 बार पाएंगे, यानी कि कितना, 2 की संख्या कितनी होगी 9, 2 की संख्या कितनी होगी 9, और चूंकि यहाँ पर 9 है तो उसका 9 का एक पेयर बन जाएगा और उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस पर पावर क्या हो गया -3। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा जरूर देखिएगा, जरूर समझ में आएगी, ठीक है। तो 2 पर पावर अब क्या हो गया -3। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए बेसिकली कि जब भी किसी का पावर माइनस में होता है, -3 है, तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 का पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 का पावर -3 है तो हम उसको 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। माइनस हट जाता है जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे 1 छिपा होता है, उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 की जगह केवल 3 हो गया, ठीक है। अब जब हमारा 1/2 का पावर 3 हो गया तो क्या 3 मतलब क्या, 3 मतलब ये कि हमारा 1 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा और 2 का मल्टीप्लाई भी 3 बार होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/8, ठीक है ना। दैट विल आवर आंसर 1/8, ठीक है। यू कैन लुक द आंसर, यहाँ पे 1/8 हमको दिया हुआ है, 1/8 हम करेंगे। बस आपको पेशेंस से काम लेना है, ठीक है ना। जब आप पेशेंस से काम लेंगे और आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर रहेगा तो आप 100% आप उस क्वेश्चन को जरूर सही करेंगे। पेशेंस इज द कीवर्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट अ सक्सेस देन यू विल हैव टू हैव पेशेंस, ठीक है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो, ठीक है। तब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप मेरे पे बिलीव कीजिए। ये वाला क्वेश्चन लगभग मैंने हर बार के क्लास 6 के पेपर में देखा है, 2-3 बार के क्लास 9 के पेपर में भी देखा है। हाँ भाई, क्लास 9 के पेपर में भी देखा है। जरा क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बोला है कि ऑन प्रीतिज बर्थडे, यानी कि प्रीति के बर्थडे पर each child give as much gift as her number. If the total number of gift was 1225, then how many children were there on that day? यानी कि प्रीति का जन्मदिन था, ठीक है, और हर बच्चे ने उतना ही गिफ्ट दिया जितना उनकी संख्या थी। जैसे मान लीजिए प्रीति के बर्थडे में 6 लोग आए, एग्जाम्पल 6 लोग आए, यानी कि हर बच्चे ने 6-6 गिफ्ट दिया, हर बच्चे ने 6-6 गिफ्ट दिया। वहीं मान लीजिए अगर प्रीति के बच्चे मैं बोल दूँ 10 बच्चे आए, यानी कि हर बच्चे ने 10-10 गिफ्ट दिया। इतना गिफ्ट कौन देता है यार। चलिए मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। तो अब बोला है कि बताइए कि कितने बच्चे वहां पर थे। अब आप मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जितने बच्चे उतने बच्चे, या फिर एक गार्डनर ने उतने फूल लगाए जितने की मतलब रो की संख्या थी, यानी कि गार्डन में जितनी ही रो की संख्या थी उतने फूल लगाए। एक सेकंड, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे, ठीक है, जितने थे उतने थे, क्वेश्चन में अगर ये आया हो कि एज मच एज दैट, यानी कि उतने जितने, मेरी बिल्कुल एक बात याद रखिए, कीवर्ड है उतने जितने, देन उस केस में हमारा क्या लगता है, उस केस में हम हमेशा क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देंगे 1225 का, ठीक है। और जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पर बच्चे कितने थे, यानी कि हर बच्चे 35 बच्चे आए हुए थे और 35 गिफ्ट सबने दिया। अब आप बोलेंगे कि अब मान लीजिए भैया ये तो नॉर्मल, भाई कोई भी क्वेश्चन हो गया, मतलब नॉर्मल आपने समझा दिया। अगर हमको इसको अच्छे से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी सॉल्व हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि x बच्चे आए, जस्ट सपोज कि x बच्चे आए, ठीक है। अगर x बच्चे आए हैं तो प्रत्येक बच्चे ने x गिफ्ट दिया है, यानी कि नंबर ऑफ गिफ्ट x इंटू एक्स हो गया। अब नंबर ऑफ गिफ्ट हमको दिया कितना है, 1 2 2 5, ठीक है। खुद समझिए, फिर समझा रहा हूँ, खुद समझिए। देखिए बोला है कि उतने बच्चे थे जितना की गिफ्ट की संख्या थी। तो मान लीजिए गिफ्ट की संख्या हमारा कितना है, x है, गिफ्ट की संख्या हमारा x है, ठीक है ना। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, x इंटू एक्स, या फिर हमने बच्चों की संख्या x मान लिया तो गिफ्ट की संख्या कितनी होगी, x इंटू एक्स, क्योंकि भाई जितने बच्चे हैं उतना गिफ्ट है जनरली। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 2 2 5 के, ठीक है। तो हमारा आगे क्या होगा, x इंटू एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। देन आपको पता होगा कि जब भी स्क्वायर लगता है देन x इज इक्वल टू इसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट।
ये तो भाई बहुत बेसिक है कि अगर यहाँ पे x⁻³ होगा तो इसका हमारा क्यूब रूट निकलेगा, x⁴ होगा यानी कि हमारा ऐसे यहाँ पे 4 वाला यानी कि 4 4 का पेयर बन के निकलेगा, ठीक है। उसको हम लोग हिंदी में चतुर्थ मूल बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, क्वाड रूट, ठीक है ना, क्वाड रूट उसको बोला जाता है। तो बेसिकली है, ठीक है, हमने x माना, वो भी हमारा x हो गया तो हमारा x² हो गया, देन x² = 1 2 2 5 हो गया तो हमारा x = इसका हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, देन वो हमारा 35 आ गया, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर मार के आ जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर मार क्या होगा 35 का आपको तुरंत टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि 7x/x² प्लस x-12, यानी कि इसमें से कितना घटाएं कि वो 4/x+4 हो जाए, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आप ये एक एग्जाम्पल से समझिए। आप छोटा छोटा एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच करके आप जान सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि 10 में से क्या माइनस करें कि 8 हो जाए, 10 में से क्या माइनस करें कि हमारा 8 हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे 2 माइनस करें, कोई बता देगा भाई। 5 में से कितना माइनस करें कि 4 हो जाए, तो 1 माइनस करें, तो क्या कर रहे हैं आप। अगर आपसे कोई बोल रहा है 5 में से कितना माइनस करें कि 4 हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली माइनस कर दे रहे हैं 4 को, तो हमारा 1 आ जा रहा है। खुद सोचिए, अगर आपसे बोल रहा है कि 10 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप 10 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए, तो 8 माइनस करें, आप क्या कर रहे हैं उसी 2 को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा 8 आ जा रहा है। तो वैसे ही जस्ट सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हमसे 2/3 - 3/4 बोल रहा था, तो इसमें हम अपना नीचे का हम एलसीएम वगैरह लेके कर रहे थे, ताम जाम कर रहे थे, तब आ रहा था, इतना हार्ड लग रहा था, उसके बाद भी आ रहा था। अब यहाँ नीचे तो भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरना नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको बस आपको पहले क्वेश्चन नोट करना था। आप क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 7x/x² प्लस x, और उसके बाद क्या बोला हुआ है -12। याद रखिएगा x² प्लस x -12, और इसमें से मैंने क्या कहा कि भाई माइनस कर दीजिए 4/x-4 को। अब सबसे पहला काम, अगर आप 2/3 में से 3/4 को घटाते हैं तो क्या करते हैं, आप नीचे का इस वाले का, इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो हमको भी इस केस में क्या करना है, इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए अब ये दोनों कौन कौन से हैं, तो हमको x² प्लस x -12, ठीक है, ये हमारा पहला है। और हमारा दूसरा क्या है, हमारा x प्लस 14 की x -14, 1 मिनट, x+4, सॉरी, हमारा क्या है x+4, ठीक है ना। पहला हमारा है x² प्लस x -12 और दूसरा हमारा है x+4। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन की एलसीएम निकलेगा कैसे। तो आप जरा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप जरा सोचिए कि जब आप 4 और 2 का एलसीएम निकालते हो तो कितना आता है, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हो तो कितना आता है। ऑब्वियसली आप लोग बोल देंगे भैया 4 आता है, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही आता है। 9 और 3 का एलसीएम निकालते हो तो कितना आता है, बेसिकली भैया अगर 9 3 का भी हमारा 9 ही आता है, ठीक है। चलो और आगे और थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। 27 और मान लीजिए 9 या फिर 3 किसी का निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 27 आएगा। एक चीज़ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ में सोचिए। 4 2 का एलसीएम 4 है, 27 9 का एलसीएम 27 है, 9 और 3 का एलसीएम 9 है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप ये पाएंगे कि जब भी छोटे वाले से हम बड़े वाले को डिवाइड कर रहे हैं और पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन हमारा बड़ा वाला ही क्या हो रहा है, एलसीएम हो जा रहा है। आप देखिए 9 से आप 27 को डिवाइड कीजिए जरा, 9 3 या 27, पूरा पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर, तो हमारा 27 एलसीएम आ जा रहा है। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 3 से जब 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है, जनरली तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये वाला हमारा 9 एलसीएम हो जा रहा है। तो बस इस वाले क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि x² प्लस x -12, x² प्लस x -12, और दूसरे वाले में हमको बोला हुआ है x+4, यही बोला है। तो अगर हम x+4 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x+4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हमारा एलसीएम 0, मतलब अगर हमारा डिवीजन 0 आ गया, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया, अगर पूरा पूरा एक काट दिया, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बार करके देखिए,
जरा हम करके देखते हैं डिवाइड। तो अगर आपने मतलब रिमाइंडर रूल सीखा होगा, तो अगर आपको डिवीजन अच्छे से सीखना है, तो मैंने जब अपने यूट्यूब करियर की स्टार्ट की थी, अपने यूट्यूब करियर को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर फुल मैंने एक्सप्लेन किया था। आप जा करके उसको समझ सकते हैं कैसे क्या कैसे डिवाइड होता है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे आपस में डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रूल होती है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हो सकता है आपको पता हो, मैं उससे सॉल्व करूंगा, ठीक है। x+4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4। तो हम बेसिकली जब हम उससे सॉल्व करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए -4 का स्क्वायर प्लस -4, ठीक है, और उसके बाद -12, ठीक है। करके देख लेते हैं, 16 - 4 - 12, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 - 16 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये भैया कैसे किए हैं, तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम ये आप आएंगे तो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, या फिर अगर आपको ज़्यादा जानने का मन हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए रिमाइंडर थ्योरम, वो आपको सिखा देगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रिमाइंडर 100% क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि रिमाइंडर 0 होने से हम लोग को बेसिकली क्या पता चला कि x² प्लस x - 12 और x+4, इन दोनों का हमारा एलसीएम क्या है, इन दोनों का हमारा एलसीएम x² प्लस x - 12 है। क्यों? क्योंकि भाई x+4 इसको पूरा डिवाइड कर दे रहा है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोनों का, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब बहुत ईजी, अब जैसा जैसा आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते हो वैसा वैसा आप करते जाइए, ठीक है ना। जैसा जैसा आप बेसिक क्वेश्चन में करते हो, क्या करते हो भाई, आप नीचे हमारा एलसीएम आप ऐसे लिख देते हो, x² प्लस x - 12, आप बेसिकली किसी फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हो, ठीक है। अब हमारा चूंकि देखिए, खुद आप सोचिए कि 7x/x² प्लस x - 12 था, तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो भाई अब x² प्लस x - 12 में अगर आप x² प्लस x - 12 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 × 7 हमारा 7x हो गया, डन। अब देखिए, अब उस वाले में हमारा क्या था, -4/x+4, यानी कि उसका हमारा डिनोमिनेटर क्या था, x+4। अब जब आप x+4 से इसको डिवाइड करोगे, भाई किसी भी डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई अगर आप किसी फ्रैक्शन को भी जोड़ो घटाओगे तो ऐसे ही करते हैं। तो जब आप x+4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x - 3 आएगा, और उसी x - 3 को आप क्या करोगे, 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि -4 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, x - 3 का। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो भाई रही क्या गया, देखिए जब इतना समझ में आ गया, देखिए हमारा ये वाला काम हो गया। अब आगे देखिए, अब हमारे 4 से क्या करेंगे हम, जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हम 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो भाई नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन और रूल है, ठीक है। तो देखिए 7x हो गया, सबसे पहले 7x हो गया, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x+4 में, क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है ना। एक और हमारा क्या हो जाएगा 4x। x+3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4x, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, क्योंकि भाई -4 था, -4 का मल्टीप्लाई किससे करना था, हमारा -4 का मल्टीप्लाई हमको -3 से करना था। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा +12 हो गया, इतना हो गया अपॉन, इतना होने के बाद अपॉन में कितना आ गया हमारा x² प्लस x - 12। दिस विल आवर आंसर, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया। आप खुद सॉल्व कीजिए, जो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, अगर आप उस सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे और मैं आपको जो जो कह के समझा रहा हूँ, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो मैं 90% श्योर हूँ कि आपको लगभग क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा क्यूब रूट से संबंधित है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। बोला है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, यानी कि 3 नंबर है जो कि 1:2:3 के रेशियो में है, ठीक है। और बोला है द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि मान लीजिए जब उनका सम किया गया उनके क्यूब का, मान लीजिए वो नंबर कितना है किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। वो रेशियो में है 1:2:3 के, ठीक है। और जब उनका क्यूब निकाला गया और क्यूब निकाल के जोड़ दिया गया, जस्ट सपोज मान लीजिए उसमें से एक नंबर 2 हो, एक नंबर 4 हो और एक नंबर 6 हो, ठीक है। और जब इन तीनों का क्यूब निकाल दिया गया और उसको जोड़ दिया गया, उनके क्यूब को जोड़ दिया गया, तो कितना आया 1,21,500, ठीक है। उनके क्यूब को निकाल के जोड़ने के बाद हमारा इतना आया। अब बोला है कि वो नंबर है, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि 3 कोई भी नंबर है और वो 1:2:3 के रेशियो में है, 1:2:3 के वो रेशियो में है, ठीक है। और जब उनका क्यूब निकाला गया, क्यूब निकाल के उनको जोड़ दिया गया, तो 1,21,500 हमारा आ गया। अब बोला है कि वो नंबर है, तो मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए,
जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो रेशियो बोला है उसको लिखिए। हमारा क्या बोला है 1:2:3। अब आप घबराइए नहीं, देखिए हमको नंबर तो पता नहीं है, आप खुद सोचिए हमको नंबर तो पता नहीं है, बस उनका रेशियो पता है। तो आप एज्यूम कीजिए, मान लीजिए, लेट कीजिए कि हमारा पहला नंबर 1x है। 1x को हम नॉर्मली x भी केवल लिखते हैं, ठीक है। 1x है, दूसरा हमारा 2x है और तीसरा हमारा 3x है। मान लीजिए कि हमारा 1x 2x 3x, देखिए 1 से हमारा 1x बन गया, 2 से 2x बन गया और 3 से 3x बन गया, ठीक है। हम मान लिए कि पहला नंबर 1x था, दूसरा 2x था और तीसरा 3x था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो करते जाइए, आप खुद दिमाग लगाइए, आपको कुछ करना नहीं है। आप बस, हमको चूंकि नंबर पता नहीं था, नंबर का रेशियो पता था, तो हमने नंबर को एज्यूम कर लिया, मान लिया। हमने क्या माना भाई, पहला नंबर 1x है, तो देखिए सभी नंबर का क्यूब निकालना है, तो 1x का क्यूब कितना होगा, 1x का क्यूब होगा हमारा 1x इंटू 1x इंटू 1x, क्या हो जाएगा 1 1 1, तो 1 ही हो जाएगा, और x क्यूब का हमारा x क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। हम नॉर्मली आगे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वैसे किसी भी नंबर के आगे 1 छिपा होता है, ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई उससे छिपा होता है, ठीक है। तो हम 1x क्यूब को हम केवल x क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 2x का हमारा जब क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x का क्यूब हमारा कितना आएगा 8x क्यूब, 2x का हमारा क्यूब कितना आएगा 8x क्यूब, ठीक है। 8x इंटू 8x इंटू 8x हमारा क्या होगा 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा लास्ट में क्या था 3x क्यूब, जब हम 3x का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, जनरल सी बात है भाई, 3x इंटू 3x इंटू 3x यानी कि 27x का क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेकंड आप रुक जाइए, हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सबके क्यूब को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमसे यही बोला है कि हम सबके क्यूब को जोड़ देंगे। तो हमारा पहला क्यूब क्या आया था एक्स क्यूब, भाई 1x का क्यूब कितना आया था एक्स क्यूब, ठीक है। अब दूसरा हमारा कितना आया था, दूसरा हमारा बोला था 8x क्यूब, दूसरा हमारा 8x क्यूब। तीसरा हमारा कितना आया था 27x क्यूब, तीसरा हमारा कितना आया था 27x का क्यूब, ठीक है। अब इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 छिपा होता है, x के पास क्या होता है, x के पास हमारा 1 क्या होता है, यहाँ पे हमारा 1 छिपा होता है, ठीक है ना। अगर x के आगे कुछ नहीं है तो समझिए उसके आगे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अब 1x क्यूब प्लस 8x क्यूब, देखिए सभी जितने भी, देखिए किसी भी चीज़ में जितने भी आपके वेरिएबल हैं वो जुड़ जाएंगे, जितने भी कांस्टेंट हैं वो जुड़ जाएंगे। तो 1 + 8 + 27, 1 + 8 + 27 कितना हो गया हमारा 36 हो गया, 1 + 8 + 27 हमारा 36 हो गया, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब का एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारा कितना आ गया इसका 36x का क्यूब आया कि नहीं आया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये किसके इक्वल है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि जब हम सभी के क्यूब को जोड़े हैं तो हमारा किसके इक्वल है 1,21,500, ठीक है। बस काम खत्म। अब देखिए काम खत्म। अब यहाँ पे 36 इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 36 का जब हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड कर देगा, जब हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3,375, यानी कि हमारा इधर क्या बचा, इधर हमारा केवल एक्स क्यूब बचा, क्यों, हमारे इधर 36x क्यूब था, अब हमारा केवल x क्यूब बच गया, ठीक है। तो x क्यूब किसके इक्वल हो गया, क्योंकि 36 हम उधर डिवाइड कर दिए, तो इधर अकेले बेचारे हमारे x क्यूब बच गए, और उधर हमारा कितना गया 3375। अब मैंने आपको क्या बताया, जब x की पावर इधर 3 रहेगा तो यहाँ हम क्या निकाल देंगे क्यूब रूट, अगर यहीं x की पावर 2 होता तो इधर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, x की पावर 4 होता तो हम उधर क्वाड रूट निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा बेसिकली हमको क्या निकालना है 3, यानी कि हमको इसका क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। 3375 का हमको क्यूब रूट निकालना है, और आप इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। 15 इंटू 15 इंटू 15, जनरली ये क्या होता है 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 होता है, और उसको उसके आगे भी होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 15 आता है, इसका क्यूब रूट आप निकालिए, इसका आंसर क्या आएगा 15 आएगा। तो अब देखिए, अब हमसे तीनों संख्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमने संख्या क्या माना था, एक को हमने 1x, एक को हमने 2x और एक को हमने 3x, यही माना था ना, यही माना था। अब हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 15, यानी कि पहला क्या हो गया 15 इंटू 1 बराबर पहला नंबर हमारा 15 हो गया। दूसरा क्या होगा 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स, यानी कि हमने x का वैल्यू हमने कितना पाया 15, यानी कि 2 इंटू 15 हमारा दूसरा हमारा कितना हो गया 30 हो गया। तीसरा हमारा बोला हुआ है 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 15 यानी कितना हो गया 45। देन द आंसर इज 15, 30 एंड 45, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, बोला है कि 2:4, यानी कि 2:4 प्रोपोर्शन 60 रेशियो, ठीक है एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये रेशियो एक्स है, ठीक है ना, उसके आगे जो हमारा फोर्थ रेशियो है वो क्या हमारा एक्स है, ठीक है। बोला है क्या 2:4 प्रोपोर्शन
60/x, ठीक है। तो बोला यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। बेसिकली बोला इस x की क्या है वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। हमसे इस x की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। हमसे बोला है कि इस x की वैल्यू कितनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसा हम आपको बताते हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2/4, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2/4। तो देखिए 2/4, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या बोला है हमसे, 60/x, 60/x। और मैंने आपसे क्या बताया था कि हम इस वाले साइन को हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम 2/4 को अपॉन में भी लिख सकते हैं और 60/x को अपॉन में भी लिख सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्वेश्चन में। तो देखिए 2/4 यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4। और याद रखिएगा जो कि बीच में आपको जो प्रोपोर्शन का साइन है ना, ये 4 वाला है, ये हमारा 4 वाला। हमेशा याद रखिएगा ये प्रोपोर्शन का साइन मतलब होता है इक्वल। हमेशा मेरी जिंदगी में बात याद रखिएगा, ये जो चार हमारा डॉट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल साइन नॉर्मली इक्वल होता है, ठीक है। यानी इक्वल के सिंबल को दर्शाता है, ठीक है। इक्वल क्या बोला है कि 60/x यानी कि 60/x हो गया, 60/x हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब हमारी इक्वेशन बन गया। और आपको पता होगा जब आप इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, जब दोनों और फ्रैक्शन बन जाते क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत ईजी बात है भाई, जब इतना हो गया भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × x हमारा कितना हो गया 2x, और उसके क्या हो गया हमारा 60 × 4, 60 × 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारे यहाँ पे ये हमको इस यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये उधर जाके 2 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यानी बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 60 × 4/2, ठीक है। तो 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, हमारा आंसर कितना आएगा 120। आवर आंसर विल बी 120। Here you can see the answer. The answer is 120. ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट ये वाला क्वेश्चन है इजी, ठीक है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन है इजी। बोला है कि x+3, x+6, x+9, x+12 और x+15 का एवरेज निकालने पर हमको एवरेज आया है 15। तो बोला है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, यानी कि पहले जब 3 का हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि x+3, x+6 और x+9 का, तो एवरेज कितना आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप जाके थोड़ा बहुत टहल लीजिए, बट आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, यह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या बोला हमको कि x+3 यानी कि ये हमारा एक नंबर है, याद रखिएगा हमारा x+3 एक नंबर है, ठीक है। दूसरा नंबर बोला है x+6, x+3, x+6 दो नंबर हो गया। तीसरा नंबर बोला है x+9, x+9, ठीक है। चौथा नंबर बोला है x+12, चलिए भाई ये भी ठीक है। और पांचवा क्या बोला है x+15, ठीक है ना। हमारा पांचवा क्या बोला है हमारा x+15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 5 हमारा क्या हो गया। देखिए हम अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितने नंबर है, x+3 एक नंबर है, x+15 एक नंबर है, x+6 एक नंबर है, x+12 और x+9, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमारे पास 5 नंबर है, x+3, x+6, x+9, x+12 और x+15। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप जैसे एवरेज निकालते हो, अब एवरेज कैसे निकालते हो, सभी नंबर को जोड़ते हो और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हो, बस बेसिकली बस वही हम वैसा ही बिल्कुल यहाँ करने वाले हैं। देखिए तो हमारा पहला हमारा क्या था x+3, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था हमारा x+3 नॉर्मली हम लिख लेंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या था x+6, तो हम उसमें x+6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, चलिए वो भी ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था x+9, चलिए ये भी ठीक है। चौथा क्या था हमारा x+12, ठीक है, चलिए x+12 को भी हम लिख लिए। और उसके बाद हमारा लास्ट क्या था, हम आगे थोड़ा सा करके लिख देते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं क्या था हमारा x+15, ठीक है, मानी गए उसके आगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपॉन में जितने भी नंबर है उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये x+3 एक नंबर है, 1 2 3 4 और नीचे वाली है हमारा 5, ठीक है, 5 नंबर है, 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अब हम सबको जोड़ेंगे। देखिए जब आप जोड़ेंगे तो आप जब ध्यान देंगे जोड़ेंगे तो x+x 2x 3x 4x और ये हमारा क्या हो गया 5x, ठीक है। तो चलिए ये लिखते हैं जरा, यानी कि 5x प्लस 3 6 9 12 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 45, ठीक है। 5x + 45/5 इतना आ गया ना। जरा ध्यान दीजिएगा 5x + 45/5 इतना आया होगा। आपने अगर जोड़ा होगा सही से 5x + 45/5 इतना आया। अब देखिए अब जब आप आगे समझेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, हमसे क्या बोला है कि जब हम इसका एवरेज निकालें तो कितना आया है 15। क्यों
भाई जब हम इसका एवरेज निकालें तो 15 के इक्वल है, साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है x+3 x+6 x+9 x+12 x+15 का एवरेज निकालने पर वो 15 के इक्वल है। बस हम वही इक्वेशन बना दिए, 15 के इक्वल है। अब देखिए, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपॉन 1 लिख दिए, दोनों फ्रैक्शन बना दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हम 5 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75, और इसका इसमें करेंगे 1 में तो उतना ही रह जाएगा। देखिए तो हमारा क्या होगा, इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x + 45 वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ था, और उधर 15 5 जा 75 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ये 45 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसका साइन, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा ये हो गया कि 5x = 75 में से 45 माइनस हुआ 30 आ गया। देन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारे ये उधर जाके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो अपॉन 5 हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा x = 6। अब जरा समझिएगा, x = 6 तो आ गया, वो बात तो अलग है, हमारा x = 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए बोला है कि पहले 3 का एवरेज। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, गलती क्या होती है, बहुत लोग जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में, अरे क्वेश्चन तो आ गया, आंसर तो आ गया, गलती कर देते हैं। हमसे जो लास्ट मोमेंट पे पूछा है, हमसे x की वैल्यू केवल नहीं पूछी है, हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। तो चलिए हमारा पहला नंबर क्या था, x+3, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 6 + 3 बराबर इसकी वैल्यू हमारा हो गया 9। क्यों भाई, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 आ गई, हमने x की वैल्यू 6 ला दिया, तो 6 + 3 बराबर 9। चलिए दूसरा हमारा क्या है, x+6, ठीक है, यानी कि 6 + 6 तो हमारा वो कितना हो गया, 12 हो गया भाई। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा 12 हो गया। चलिए आगे हमसे क्या बोला हुआ है, आगे हमसे बोला है x+9। हमारा अगला क्या है, फर्स्ट 3 बोला है, पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा क्या हो गया, x+9। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, x हमारा किसके इक्वल है, 6 के, ये हमारा 6 के इक्वल है, और 6 + 9 हमारा होता है 15। चलिए आइए अब हमारा एवरेज निकाल देते हैं। देखिए तो एवरेज कैसे हो गया, पहला हमारा क्या आया था, 9 प्लस क्या हो गया 12 + 15, ठीक है, और एवरेज कैसे निकलता है, 9 + 12 + 15/3। चलिए 9 + 12 + 15/3 करेंगे तो हमारा आएगा 36/3, दैट विल बी इक्वल टू 12। हेयर यू कैन सी द आंसर इज 12, ठीक है, तो ये हमारा 12 आंसर आ गया। तो अब हम मूव करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं। देखिए बोला है कि 29,789 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा नियरेस्ट 1000 में। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझाऊंगा और इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली पहले बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता ही नहीं है। देखिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लगभग। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपको 97 रुपीज़ दिया, क्या दिया, 97 रुपीज़ दिया, तो आप क्या बोलेंगे, अरे लगभग 100 रुपया दिया है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपको 14 रुपये दिया तो आप क्या बोलेंगे, अरे लगभग 10 रुपये दिया है। कोई आपको 19 रुपये दिया तो आप क्या बोलेंगे, लगभग 20 रुपये दिया है, ठीक है। तो इसी लगभग को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और यही अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट 10 में होता है, नियरेस्ट 1000 में होता है, नियरेस्ट 100 में होता है। देखिए होता कैसे, जरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर नियरेस्ट 10 में बोला, नियरेस्ट 10 में कहने क्या मतलब है, अगर आपसे बोला 19 का निकालने के लिए, ठीक है, नियरेस्ट 10 यानी कि वंस टेंस, टेंस में कितना जीरो आता है, किसी भी टेंस में एक जीरो होता है, आपको पता होगा किसी भी 10 में कितना होता है, एक जीरो, तो हम लास्ट में कर देंगे एक जीरो, ठीक है। तो 19 है तो 1 लिख देंगे और उसके लास्ट में 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। एक तो हो गया 10, और ये 19 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में। आप खुद सोचिए ये 19 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के। मैं दोबारा समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 10 और 20 के बीच में आता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ये किससे ज़्यादा पास पड़ रहा है, 20 से या फिर 10 से। तो आप देखेंगे 10 और 9 की गैप, मतलब 10 और 19 की गैप 9 है, ठीक है, और 19 और 20 की गैप केवल 1 है, तो ये किस में चला जाएगा, ये तुरंत 20 में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 53 का आप नियरेस्ट 100 निकालिए, नियरेस्ट 100 निकालिए, ठीक है। तो 100 में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 100 में 2 जीरो होता है, ठीक है, यानी कि एक और क्या हो जाएगा 100, एक और 100 हो जाएगा, और एक और 00 हो जाएगा, ठीक है ना, 00, यानी कि 53 किस में जाएगा, या तो 100 में या तो 0 में। अब देखिए बहुत ईजी है, 53 से 100 का गैप केवल 47 का है, और इससे इसका गैप 53 का है, देन इट विल गो फॉर 100, ठीक है, ये 100 में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा निकलता है नियरेस्ट। अब देखिए हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है 29,789, यही हमसे बोला है ना, 789, और यहाँ क्या बोला है कि यहाँ हमको नियरेस्ट 1000 में निकालना है। 1000 में कितना जीरो होता है, 3, यानी कि यहाँ पर लास्ट में 3 जीरो होगा, यानी कि एक तो 29,000 हो जाएगा, लास्ट में 3 जीरो, और ये 29,000 और किसके बीच में आता है, तो आप बोलेंगे 30,000 के बीच में।
भाई अगर लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 29,000 और 30,000 के बीच में ही आता है। और जब आप इन दोनों का गैप निकालोगे तो आप पाओगे कि 29,789 30,000 से ज़्यादा नियर पड़ता है, इसीलिए 30,000 में चला जाएगा। बस यही अप्रोक्सीमेशन में बस आपको लगभग बताना होता है। अगर नियरेस्ट 10 में पूछेगा तो लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए, अगर नियरेस्ट 100 में पूछेगा तो 2 जीरो, 1000 में पूछेगा तो 3 जीरो जरूर होना चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में लोग गलत क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। लोग भूल जाते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है डिवाइडेंड का, क्वोटिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी वे बताऊंगा जिससे आप नॉर्मली फॉर्मूले को हमेशा अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। देखिए बोला है कि कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 999 से, ठीक है, 999 से डिवाइड किया गया, तो क्वोटिएंट आया 274 और रिमाइंडर आया 103। तो वो नंबर क्या था जिसमें हम डिवाइड किए थे। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप नॉर्मल एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत इजी वे है, ठीक है। नॉर्मल ऐसे बना लीजिए। हमको यहाँ पता करना है कि यहाँ क्या है, हमको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेकिन हम 999 से क्या किए थे, डिवाइड किए थे, ठीक है। हमारा क्वोटिएंट आया था 274 और हमारा रिमाइंडर आया था 103। अब बोला है एक्स की वैल्यू, तो हो सकता है आप लोग में से बहुत लोगों ने रट लिया हो, मतलब बहुत लोगों ने याद कर लिया हो कि भाई ये इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इसका क्या होता है। लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। अब देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो मैं जनरेट करता हूँ। देखिए कैसे, एक छोटे एग्जाम्पल पे सोचिए, बहुत छोटे एग्जाम्पल पे, कि आप 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जस्ट सपोज 3 बार में डिवाइड जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमसे बोले कि इन तीनों का हेल्प लेके, इन तीनों का केवल हेल्प लेकर के आप 7 से रिलेशन बनाइए। तो आप खुद सोचिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है ना। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। 2 इंटू 3 5 और 5 प्लस 1 6। एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी 2 इंटू 3 6, मैं 2 इंटू 3 5 बोल दिया, सॉरी। 2 इंटू 3 हमारा क्या होगा 6 और 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो आपको कुछ दिमाग में आया, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देना है, काम खत्म, ठीक है। आप किसी और एग्जाम्पल पे भी सोच सकते हैं, बहुत ईजी है। मान लीजिए आप 3 से 10 को डिवाइड करते हो, ठीक है, 3 से 10 को डिवाइड करते हो, 3 बार में क्या हो गया 9 हो गया और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब खुद सोचिए अगर हमको 10 लाना है, हमको पता नहीं है यहाँ पे क्या है, तो अगर हमको 10 से रिलेशन बनाना है इन तीनों का, कि हम इन तीनों का प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके 10 लाए, तो आप क्या करेंगे, आप खुद देखिए 3 इंटू 3 9 और 9 प्लस 1 10, ठीक है। यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको इससे यहाँ पर जो नंबर है, जैसे यहाँ पर हमको x दिया हुआ है, हमको यहाँ पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ था 999 और ये 274 टाइम में क्या हुआ था, ये हमारा डिवाइड हुआ था, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आया था 103। यानी कि बेसिकली हमको करना क्या है, बेसिकली हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए भैया, चलिए हम इसको भी करते हैं आपके लिए, आइए। तो देखिए 999 इंटू 274, क्यों भाई, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हमारा क्वोटिएंट है और ये हमारा क्या है जिससे हम डिवाइड किए हैं। और इसके बाद जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे प्लस 103। और आप देखेंगे जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 273829। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2,73,829, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर पहले नंबर पे ही है 273829। बस आपको मेथड याद रखना है। आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल पे अगर आप अपना दिमाग दौड़ा दिए तो आप समझो आपका काम हो जाएगा। गाइज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार केवल स्टडी रिलेटेड वीडियो लाते हैं, ठीक है। हमको और किसी वीडियो से मतलब नहीं, हम स्टडी रिलेटेड वीडियो लाते हैं। अगर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए हम आपके कमेंट पर वीडियो लाते हैं, आप कमेंट करते हैं, हम कम्युनिटी पोल बनाते हैं, आप जिस पे अधिक वोटिंग पड़ी रहती है हम उस पर वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला है, बोला है कि एक बोट है जो कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एक कोई बोट है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 8 आवर में,
अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, ठीक है ना। जैसे अगर आप नदी वगैरह अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे एक मतलब धारा बहती रहती है इस साइड से, यानी नदी इस साइड फ्लो होती रहती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोला है कि एक मतलब बोट है जो कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 8 घंटे में, जब जिधर से मतलब धारा चल रही है उसके अपोजिट में चल रही है। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए जब आप साइकिल चलाते हो तो आप देखते होगे जब बहुत ज़्यादा हवा मुंह पे लगता है तो आपकी स्पीड धीरा होती है, ठीक है ना। तो वही वही जस्ट यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर बोला है कि और फिर वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ में। अब आप खुद सोचिए कि आप मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपको कोई पीछे से ढकेल रहा है, तो आपकी नॉर्मल बात है भाई, एनर्जी कम लगेगा और स्पीड बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अब बोला है उस बोट का स्पीड बताइए, ठीक है। तो देखिए उस बोट का स्पीड निकलता कैसे है। सबसे पहले तो स्पीड होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये सब याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे कि अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा 40 अपॉन बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 40 अपॉन 8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, ये हमारा 5 है, ठीक है। ये हमारा 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया जब वो गाड़ी अप स्ट्रीम चल रही थी। अप स्ट्रीम में हमारा 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब देखिए जब डाउन स्ट्रीम चल रही थी तब का स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का, तो उस टाइम भी डिस्टेंस हमारा 36 था और स्पीड हमारा 6 था, तो हमारा उस टाइम का स्पीड क्या था 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे स्पीड पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए अप स्ट्रीम का स्पीड हमारा था 5 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम का था 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे स्पीड पूछा है कि उस बोट का स्पीड क्या होगा। तो याद रखिएगा हम इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकलता है भाई, नॉर्मल बात है, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, जितना भी नंबर दिया होगा उसको जोड़ देंगे और जितना नंबर होगा उसे डिवाइड कर देंगे। ऐसे देखिए 2 नंबर था, 5 और 2 को जोड़ दिए हैं और ये 2 नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, उसी 2 नंबर से हम डिवाइड कर दिए हैं। तो क्या होगा हमारा 11/2 दैट विल इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी एंड वी विल गो फॉर द ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन तो लगभग 95% चांस है कि इस बार भी आएगा सैनिक और नवोदय में, ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग हर बार आता है। जब भी आप एलसीएम एचसीएफ खोलोगे तो ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन फेमस हो चुका है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बेल दिया हुआ है, कहीं पे घंटी दे देता है, कहीं पे रिंगटोन दे देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझिए। बोला है कि 3 बेल हैं, ठीक है ना, देयर आर 3 बेल्स, ठीक है। एक 12 मतलब कितने कितने टाइम के इंटरवल पे बजती हैं, यानी मान लीजिए अभी एक बेल बज गई तो अगले 12 सेकंड बाद दूसरी बज जाएगी, 15 सेकंड बाद अगली बज जाएगी और 18 सेकंड बाद एक बज जाएगी, ठीक है। यानी कि उन तीनों में कितने कितने गैप है, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड के उस पर बसती हैं, ठीक है ना, अंतराल पर रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार बसती हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोला है कि अगर वे एक साथ 9:45 AM पर एक बार बजी हूँ तो अब अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ठीक है ना। अब अगली बार एक साथ कब बजेंगी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के बोलता है। अगर यहाँ पे 3 बेल है तो कई बार यहाँ पे ट्रैफिक लाइट बोल देता है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, 4 ट्रैफिक लाइट है। कई बार यहीं पे रिंग टोन बोल देता है यानी कि मोबाइल का फ़ोन बोल देता है। कई बार मंदिर का घंटा बोल देता है। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस अंतराल देखना है। देखिए बोला है 12, 15 और 18 सेकंड का उन समय क्या है अंतराल, ठीक है। अब देखिए इसी 12, 15 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, जितना भी बोला हो। मान लीजिए 4 घंटी हो, 12, 15, 18, 20। मान लीजिए 5 घंटी हो, 12, 15, 18, 20, 25, ठीक है। मतलब जितना भी हो हमको मतलब नहीं है, हम बस उसका एलसीएम निकालेंगे। हमको 12, 15 और 18 का हम क्या निकाल देंगे एलसीएम। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे एलसीएम निकालने के बाद आपका आएगा 180। अब आप बताइए, आप 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन ये 12, 15, 18 क्या था भाई, सेकंड था। आप आगे देख सकते हैं 12, 15, 18 सेकंड था, तो ये 180 भी क्या है हमारा सेकंड है। बहुत इजी क्वेश्चन। अब नॉर्मल लाइफ में आप जानते होंगे, अगर आप घड़ी वगैरह देखते होंगे कि 60 सेकंड का 1 मिनट तो 180 सेकंड का 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट, ठीक है। यानी कि अब वो घंटी 3 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो पहली बार 9:45 AM पर बजी है, तो दूसरी बार कब बजेंगी, इसमें 3 मिनट जोड़ देंगे तो भाई 45 मिनट पे बजी है तो अब 48 मिनट पे बज जाएंगी, यानी कि 9:48 पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी। देन द राइट आंसर विल बी 9:48 AM, 9:48
प्रातः, ठीक है, मतलब सुबह में, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग आता है भाई। अब देखिए बहुत बार बोलता है वो छोटी सी छोटी संख्या जो कि 12, 15, 18 को डिवाइड कर दे। तो जब भी आपसे बोले छोटी सी छोटी संख्या, मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूँ, याद रखिएगा। जब भी आपको बोले स्मॉल टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट नंबर, तो उस केस में आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा मेरे भाई। जब भी आपसे बोलेगा स्मॉल टू स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 12, 18, 15, 125, 125 को डिवाइड कर दे, तो आप उस केस में क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। जब भी आपसे बोले कि 125, 20 और 40 से वो डिवाइड हो जाए, वो छोटी संख्या कौन सी है, तो जब छोटी संख्या बोले तो आपको निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और वहीं जब बोले कि मान लीजिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि हम 12 लीटर, 15 लीटर और 18 लीटर के गैलन को भर दे, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। आप मेरी ये बात बिल्कुल कीवर्ड है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका लगभग चांस सही होगा, लगभग ये ऐसा होता ही है। छोटी से छोटी संख्या बोल देगा तो वहाँ पे आपका एलसीएम निकलेगा और बड़ी से बड़ी में एचसीएफ। लेकिन याद रखिएगा छोटी से छोटी में एलसीएम बोलता कब है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जब बोल दे कि छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से डिवाइड हो जाए, फ्रॉम 12, 15, 18, मतलब अगर इससे फ्रॉम यानी कि इससे डिवाइड करना है तो उस केस में हमारा एलसीएम निकलेगा छोटी से छोटी में। और मान लीजिए वहीं बड़ी से बड़ी में बोल दिया कि 12, 15, 18 को डिवाइड कर दे, तो वहाँ पे हमारा एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड था, इसको रिमेंबर रखिएगा दिमाग में। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना। बोला कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। लोग देख के घबरा जाते हैं कि अरे यार 2 और 4 का तो हमसे निकल जाता था, 2, 56, 84 का तो निकल जाता था, इसका कैसे निकलेगा। अब देखिए बात समझिए। अच्छा अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे आप 4 और 2 का एचसीएफ निकालो, 4 और 2 का एचसीएफ निकालो, तो आप बोलेंगे भैया 2 होगा, ठीक है। अब वहीं मैं बोलूँ कि अच्छा भाई 4 और 8 का निकालो, तो आप बोलेंगे भैया 4 होगा, ठीक है। आप यही सब बोलोगे, ठीक है ना। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रुकिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस 4 और 2 में अगर हमारा एचसीएफ 2 है तो क्या दिख रहा है, ये कि ये 2 इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यही ना। और ये 4 इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है, क्यों पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कुछ, कि अगर भाई ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी इन दोनों का एचसीएफ होगा वो इन दोनों को पूरी तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यानी कि हम सबसे पहले तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों से इसको डिवाइड कराएंगे। हालांकि एक और मेथड है, ठीक है ना, वो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, ठीक है। हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके जो भी हमारे पास कॉमन होता है हम देख लेते हैं कि क्या इन सब में से कोई कॉमन है, उससे हम निकाल सकते हैं। देयर इज मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं वो तरीका आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न समझिए। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है जरा मैं आपको बता दूँ, फैक्टराइजेशन में आखिर प्रॉब्लम क्या होती है। लगभग आप मान लीजिए मैं आपको फैक्टराइजेशन अगर समझा भी दूंगा तो एग्जाम में इतना ज़्यादा बर्डन रहता है, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि लोग वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। और फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत बारीकी चीज़ें पकड़नी होती हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ईजी मेथड कि आप इन तीनों से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके पता लगा लीजिए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप डिवाइड करोगे ना तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डिवीजन नहीं आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आपको पहले ही बता चुका हूं, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। फिर आपको डिवाइड करना आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो दिमाग में बस आपको यही रखना है कि इन तीनों से डिवाइड करेंगे। हालांकि जब आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे, जब आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे हालांकि, तो आप जानते हैं क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है इन तीनों में जो कि इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। दैट इज वाई नॉन ऑफ दिस विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपना करके देख लीजिए। तो गाइस हम चलते हैं, मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको जरा मैं आपको समझाता हूँ, समझिए क्या बोल रहा है। बोला है ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। अब भाई ये ए क्या है, सबसे पहली बात ये ए क्या है, तो मैं आपको बता दूं ए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। उसमें मतलब बस एक वेरिएबल दे दिया है इसके जगह पे, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है ए, ठीक है। मान लीजिए ए के जगह आप अर्पित लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ए कैन डू अ वर्क इन
5 days। बी से आप बिपिन ले लीजिए, ठीक है। बिपिन कैन डू द सेम वर्क इन 6 days इफ बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। बोला है एक व्यक्ति है जो 5 दिन में काम करता है और एक 6 दिन में। अब सबसे पहले जानिए ये 5 दिन में और 6 दिन में काम अंतर काम क्यों होता है। मान लीजिए हो सकता था भाई ये दोनों काम सेम करें, क्यों अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका रीज़न होता है साइंस में आप पढ़ेंगे पावर के बारे में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी अगर एक बूढ़ा व्यक्ति जो है उसके काम करने की क्षमता देख लीजिए और आप अपने खुद के काम करने की क्षमता देख लीजिए, आप पाएंगे कि भाई आप जल्दी जल्दी ऊपर नीचे सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति के पास पावर कम है। तो ये सब पावर का गेम होता है, ठीक है ना। पावर इस व्यक्ति के पास ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के पास, इस वाले व्यक्ति के पास जो 5 दिन में कर रहा है उसके पास पावर अधिक है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सब तो साइंस की बातें हो गई, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ इससे मैं आपको, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर ए 5 दिन में कर रहा है और बी 6 दिन में कर रहा है तो दोनों कितने में करेंगे? बहुत सिंपल, 5 बोला है ना, 5, तो एक ट्रिक है, आप 5 को 1/5 लिख लीजिए, ठीक है। अगर 5 बोला है तो आप 1/5 लिख लीजिए, और 6 बोला है तो आप उसको 1/6 लिख लीजिए, बहुत ईजी। 5 बोला है तो 1/5, 6 बोला है तो 1/6। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए मान लीजिए 5 6 का एलसीएम क्या आता है? 30 आता है। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, और फिर 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, ठीक है। क्या होगा? 6 5 11/30, 11/30। लेकिन ये 11/30 तो हमारा आ गया, बट एक बात ये है कि हम वहाँ पे दोनों को उल्टा किए थे, याद कीजिए। हम 5 को भी 1/5 लिखे हैं और 6 को भी 1/6 लिखे हैं। तो भाई ये कौन सी बात है कि आप 11/30 को उल्टा रखोगे? भाई इसको सीधा करो ना भाई। जैसे आप 5 को 1/5 लिखे थे और 6 को 1/6 लिखे थे, तो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ये है, उन्हीं दोनों से मिलकर ये बना है। तो अब भाई वो चूंकि उल्टा किया था हमने, तो हमको इसको सीधा करना पड़ेगा, तभी ना ये सीधा होगा। तो चलिए भाई 11/30 को हम क्या कर लेते हैं? 30/11, यानी कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30/11, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 30/11 देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है 30/11, ये सही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 होल 8/11 डेज, ठीक है। 2 होल 8/11 डेज विल द मोर बेटर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मोर बेटर रहेगा, हालांकि 30/11 भी वही बता रहा है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो समझिए, जो यूनाइटरी मेथड चैप्टर होता है ना, यूनाइटरी मेथड, ऐकिक नियम, उसमें से लगभग केवल इन्हीं सब टाइप्स के क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है कि एक छात्रावास है, छात्रावास मतलब एक हॉस्टल, ठीक है, जिसमें छात्र रहते हैं, ठीक है। उसमें 60 लड़कों के लिए 15 डेज के भोजन की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और 60 स्टूडेंट के लिए 15 डेज, मतलब मान लीजिए 15 दिन में जितना खाना खाएंगे, जितना चावल खाएंगे, जितना आटा वो खाएंगे, जितना आटा का रोटी खा सकते हैं, उतना सब सामग्री, उतना गेहूं वगैरह सब रखा हुआ है 15 दिन के लिए, ठीक है। अब बोला है 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तो भाई खाए हैं लोग, ठीक है ना। 5 दिन के बाद, जब 5 दिन वो खा लिए हैं, तो उसी हॉस्टल में 15 नए लड़के आ गए। अब मान लीजिए भाई नया नया एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। 60 हमारे पास टोटल लड़के हैं, 60 हमारे पास टोटल लड़के हैं, उनके लिए 15 डेज का हमारे पास भोजन है, ठीक है ना। लेकिन जब वो इस 15 डेज के भोजन को जब वो 5 दिन खाए हैं, 5 दिन खाने के बाद नए 15 लड़के आ गए हैं, 15 लड़के हमारे पास नए आ गए हैं। अब बोला है जब नए 15 लड़के आए हैं, जब हमारे पास नए 15 लड़के आ गए हैं, तो बोल रहा है कि अब जब नए लड़के आ गए हैं तो अब ये भोजन कितने दिन चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में 20 लोग हैं, जस्ट सपोज आपके घर में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी हो, ठीक है। अगर इनके लिए आपने 1 महीने का खाना जुटाया है, ठीक है ना, 1 महीने का 30 या फिर 31 दिन का 1 महीना होता है, उसके लिए आपने खाना जुटाया है, ठीक है। अब उतने दिन का अगर आपके पास खाना है, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार भी आपके घर आ गए कि चलो हम भी इनके घर रहते हैं, ठीक है, मान लो भाई कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कि ये खाना अब कम दिन चलेगा। क्यों कम दिन चलेगा भाई? क्योंकि इसकी संख्या बढ़ गई, जब लोगों की संख्या बढ़ गई तो खाने वालों की संख्या, मतलब खाने के दिनों की संख्या घट जाती है, ठीक है ना। यही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट जाएगा, ठीक है। अब भाई आदमी बढ़े, खाने का दिन की संख्या कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मेरी एक बात जान जाइए कि आपको इस 15 दिन से घंटा मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इस 15 दिन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये 15 दिनों चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बस हमको क्या मतलब है कि 15 दिन का भोजन है, ठीक है। और देखिए नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, हमको इस 15 दिन से, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बैठ जाइए, ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है ना। 15 दिन से मतलब जितना भी आपको दिन दिया है कि इतने दिन का भोजन है, 30 दिन का भोजन है, 75 दिन का भोजन है, उससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन
हमको मतलब किससे कि कितने दिन बाद नए लड़के आ रहे हैं। इसमें 5 दिन बोला है तो भाई हम 5 उसमें से घटा देंगे, भाई 5 दिन बाद ना आ रहा है तो 5 घटा देंगे। अब भोजन कितने दिन का बचा हुआ है, 10 दिन का। ध्यान दीजिएगा, अब हमको इस 10 से मतलब है, हमको अब इन दोनों से 1% का भी मतलब नहीं है, 0.0001% का मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब है हमारे नए 10 दिन से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास कितने दिन बचा हुआ है, और जितना दिन हमारे पास बचा हुआ है हमको उससे मतलब है। ये 5 दिन बीत गया और 15 दिन टोटल था, हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पास 10 दिन हमारे पास क्या है, तो अभी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, 10 दिन का भोजन। अब देखिए समझिएगा, पहले लड़के 60 थे, अब लड़के कितने हो गए, +15, क्योंकि 15 आ रहे हैं। जब यही बच्चे जाएंगे, जब यही 15 जाएंगे तो हम 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 75 स्टूडेंट हमारे पास टोटल हो गए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हमको इस 75 और 60 से मतलब है। क्या मतलब है, देखिए हम क्या बोले, अब यूनाइटरी मेथड लगाएंगे। अगर 60 स्टूडेंट्स 10 दिन भोजन कर रहे हैं, याद रखिएगा हम यहाँ पे 15 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। अगर 60 स्टूडेंट 10 दिन भोजन कर रहे हैं, अगर 60 स्टूडेंट के लिए 10 दिन का भोजन है, तो अगर वहीं देखिए यूनाइटरी मेथड अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो रुकिए मैं आपको खाली स्लाइड पे थोड़ा बताता हूँ। बेसिकली मैं आपको यूनाइटरी मेथड का एक छोटा मोटा बता दे रहा हूँ, मतलब उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन। देखिए यूनाइटरी मेथड क्या है, यूनाइटरी मेथड मतलब समझिए कंपैरिजन, ठीक है। आपसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि अगर 1 केजी सब्जी का मूल्य इतना है तो 15 केजी सब्जी का मूल्य कितना होगा, अगर 15 केजी सब्जी का मूल्य 100 रुपये है तो 50 केजी सब्जी का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब में आता है हमारी यूनाइटरी मेथड। अब उसको निकालते कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले तो क्या बोला हमको कि 60 लड़कों के लिए 10 दिन का भोजन है। देखिए हमको 15 से मतलब नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। 60 बच्चों के लिए 10 मतलब 10 दिन का भोजन है। अब देखिए अब हमको 1 दिन का हम हमेशा निकालेंगे, ठीक है। हमको निकालना कितने का है कि 75 कितने दिन में खाएंगे, हमको 75 का निकालना है ना। लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में 1 का निकालते हैं। देखिए कैसे, अब अगर 60 बच्चे हैं, अगर उनके लिए 10 दिन का भोजन है, अब अगर वहीं पर अगर एक बच्चा रहेगा, अगर बोला जाए कि अच्छा देखो मान लीजिए 60 लोग हैं, ठीक है, 60 लोग के लिए 10 दिन का खाना है। अब बोल दिया जाए कि रुको सब कोई रुक जाओ, अब केवल एक बच्चा इस पूरे खाने को खाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है भाई एक बच्चा अधिक दिन में खाएगा भाई। अब अच्छा आप मुझे बहुत इजीली मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ। जस्ट सपोज मानिए कि एक मतलब घर बन रहा है, ठीक है ना, एक घर बन रहा है, घर को 60 लोग बना रहे हैं, ठीक है, घर को 60 लोग बना रहे हैं, लेकिन कहा गया कि नहीं नहीं सब कोई छोड़ दो, केवल एक मजदूर इस घर को बनाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है भाई कि अधिक दिन लग जाएगा भाई। अगर एक ही मजदूर भाई मिट्टी भी खोदेगा, एक ही मजदूर सीमेंट भी बनाएगा, एक ही मजदूर अपना हर चीज़ करेगा, ईटा ढोएगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर वहीं पे वैसे ही एक दिन अगर एक आदमी पूरे खाने को खाएगा तो ज़्यादा दिन लग जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 60 × 10, अब देखिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है कि 75 लोग उसी खाने को कितने दिन में खाएंगे। अब बताइए मुझे, मान लीजिए कि अब मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब मुझे एक वाले से मतलब है, ठीक है। अब मुझे इससे मतलब है। देखिए जरा मेरी बात को समझिएगा, मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला कि एक आदमी किसी पूरे घर को, अगर एक आदमी किसी घर को 15 दिन में बनाता है, एक आदमी किसी घर को 15 दिन में बनाता है, तो वहीं अगर हम 75 आदमी को लगा दें तो क्या होगा भाई, घर बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी बात है। अच्छा मानिए कि आप मतलब आपके घर में रिश्तेदार आने वाला है, ठीक है, अगर आपको अकेले ही अपना पूरा रूम साफ करना पड़े तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा आपका सपोर्ट कर दें, आपकी बहन जो है वो अलमारी सही कर दे, आप बेड सही कर दें, कोई कुछ सही कर दे, तो कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताया कि जब अधिक होगा, जैसे यहाँ पे 60 लोग भाई 10 दिन में खा रहे थे, 60 लोग हमारे कितने दिन में खा रहे थे, 10 दिन में खा रहे थे, तो एक आदमी भाई अधिक दिन में खाएगा तो अधिक के लिए होता है हमारा मल्टीप्लाई, तो कम के लिए क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब 75 से हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मैं पूरे को मिटा दे रहा हूँ। देखिए हमारा क्या आया, 60 × 10/75। अब हम इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे काट पीट को, तुम्हारा 8 आएगा, ठीक है ना। यानी पूरा दिन अभी पूरा भोजन कितने दिन चलेगा, अभी 8 दिन तक चलेगा, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, ये वाला हमारा क्वेश्चन नहीं है, 1 सेकंड। देखिए हमारा यहाँ पे वाला 8 डेज आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, यानी कि पूरे फिगर में एक्स की वैल्यू, जहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में, जो कि पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस यानी जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसकी दो साइड पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि पी क्यू ये वाली साइड और पी आर ये वाली साइड हमारी जिसकी इक्वल है, ठीक है।
तो देखिए हमको पूछा हुआ है x का वैल्यू, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अब देखिए तो जरा समझिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब भी किसी भी ट्रायंगल का दो साइड कोई भी इक्वल होगा, ठीक है ना, कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो उसका दोनों एंगल इक्वल होगा। देखिए अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड इक्वल है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है ना। जो भी दो साइड इक्वल होगा वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो भाई ये भी साइड इक्वल हो, तो ये भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। अब बात समझिएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप पढ़े होंगे द सम ऑफ एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट 180, ठीक है 180, ठीक है। तो मान लीजिए एक 30 हो गया, एक 30 हो गया, दो मिला के 60 हो गए और टोटल हमारा 180 है। मान लीजिए ये भी 30 ये भी 30, ये दोनों हमारे मिला के कितने हो गए 60, और हमारा टोटल तीनों को मिला के 180 होना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120। जनरल सी बात है भाई, 120 होगा तभी तो 180 टोटल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमारा ये वाला 120 हो जाएगा तो आप पढ़े होंगे लीनियर पेयर के बारे में। जब भी ये सीधा कोई भी लाइन बनता है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब हमारा ये कितना हो गया 120, तो हमारा ये एक सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के कितना होना चाहिए, ये पूरा हमारा मिला के एक्स लेकर के, और ये पूरा हमारा कितना होना चाहिए 180, और हमारा ये कितना है 120, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। दिस विल आवर 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी को हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे और आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हम भी मूव कर जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारे ये वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से संबंध रखता है। इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोल रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा वो मुझे पता है, हो सकता है आप में से बहुत लोग को ये क्वेश्चन आता भी हो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। अब देखिए इसको कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है। बोला है दो लोग हैं, ठीक है, द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 20 ईयर, यानी कि दो लोग हैं जिनके बीच में 20 साल का फर्क है, ठीक है। यानी कि एक 20 साल बड़ा है तो उससे एक 20 साल छोटा है, ठीक है। अब बोला है अगर 5 साल पहले, इफ 5 ईयर एगो द एल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, यानी कि जो एल्डर वाला है, जो हमारा बड़ा वाला है, वो छोटे वाले के 5 गुना था, तो प्रेजेंट एज बताइए। अब देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमको किसी का भी मालूम नहीं है, ठीक है ना, कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि बड़े वाले का एज एक्स है। जस्ट सपोज हम माने कि बड़े वाले का एज एक्स है, ठीक है। तो छोटे वाले का कितना होगा x-20। अब क्यों, इसका रीज़न समझिए। मान लीजिए अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, ठीक है, तो अगर आप 15 साल के हैं तो वो कितने का होगा 13 का, यानी माइनस उतना कर देंगे। वैसे अगर ये बड़ा वाला है तो उसमें से 20 साल घटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमसे साफ बोला हुआ है कि भाई एक 20 साल छोटा है, ठीक है। ये रहे हमारे बड़े वाले, ये हमारे छोटे वाले। अब देखिए अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, हमसे आगे बोला हुआ है कि 5 साल पहले, यानी कि बिफोर 5 ईयर। अगर मान लीजिए अगर आज आपका एज 13 साल 14 साल 15 साल है, तो आज के 5 साल पहले कितना रहा होगा। ऑब्वियसली भाई अगर 13 साल है तो 8 साल रहा होगा, 15 है तो 10 साल रहा होगा, ठीक है। यानी कि -5 कर देंगे, यानी 5 साल पहले इन लोगों का एज कितना रहा होगा। बड़े वाले का कितना रहा होगा x-5, और छोटे वाले का कितना रहा होगा x-20 -5 होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई x-20 उसका एज था, उसमें से हम 5 को घटा देंगे। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में बोला है सिंपली उसी को करेंगे। बोला है कि बड़े वाले का एज छोटे वाले के 5 गुना था, यानी कि छोटे वाले का हम 5 गुना कर देते हैं। x-20 -5 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वॉट x-5, ठीक है ना। ऑब्वियसली बस इतना ही हमको करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे हमारा हो जाएगा जनरली 5। देखिए जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आगे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5x - 125, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 5x - 125, दैट इज इक्वल टू व्हाट x-5, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद हमारा अगला हो जाएगा 5x, उधर आके माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x - x, और उधर क्या हो जाएगा -5 + 125, ठीक है, -5 + 125। अब देखिए इसके आएगी, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन करके जब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगा 30, ठीक है। अब देखिए, अब 30 आने के बाद एक चीज़ ध्यान दीजिए, 30 क्या था, 30 हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। प्रेजेंटेज पूछा हुआ है भैया, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, हम प्रेजेंटेज x माने थे, ठीक है, वो हमारा 30 है, यानी बड़ा वाला 30 साल का है। अब छोटा वाला कितना होगा, -20 कर देते हैं, यानी कि 30 - 20 बराबर व्हाट 10। 30 और 10 उन दोनों की उम्र है। देखिए यहाँ पे आराम से आंसर हमारा आया हुआ है 30 और 30 ईयर, और कितना आया हुआ है 10 ईयर, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। बस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली आप लेट कर लीजिए, ठीक है। और लेट करने के बाद आपसे जो जो बोलते जाए, 5 साल पहले तो उसमें x-5, उससे 20 साल छोटा है तो x-20, ठीक है। फिर बोला ये इससे इतना गुना बड़ा है करके, और इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक और, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जैसे इक्वेशन बनाया था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक और, जैसे मान लीजिए हमारा क्या था
5x-15, ठीक है, ऐसे कुछ था, ठीक है, इज इक्वल टू x-4, ऐसे जो भी हो, ठीक है। ये एक और का हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और बीच में इक्वल का साइन, यही हमारा क्या होता है, इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। तो इसी हिसाब से अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो जब मैं नवोदय विद्यालय का पेपर दिया था तो उस टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे कभी पता ही नहीं था, मैंने ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को इस बार रखा है, ठीक है। तो मुझे आ नहीं रहा था, ठीक है ना, बट मैंने तुक्का मार दिया ऑप्शन बी पे, ठीक है। और भाई मतलब अब लक की बात है, मेरा वो सही हो गया था, ठीक है। और मेरा 99 मार्क्स था, पूरा 100 में 100 में मेरा 99 था। मैंने आंसर की जो कि अप्रैल में निकली थी, मैंने उससे पूरा मिलाया था, ठीक है। तो देखिए वो वाला क्वेश्चन लेकर के मेरा 100 हो जाता, बट चूंकि मेरा एक कागज मोड़ो और काटो में एक्चुअली मेरा एक गलत हो गया था एक छोटे से माइनर मिस्टेक के कारण, तो मैं 99 पे ही रुक गया, ठीक है। बट मेरा सिलेक्शन हो गया। उस टाइम जनरल की मेरिट 98 गई हुई थी, ओबीसी जनरल की मेरिट 98 गई हुई थी। मैंने मेरिट पे भी कई वीडियो बनाई हुई है, चूंकि मैं अर्बन था इसलिए 98 थी, अगर मैं रूरल रहा होता तो मेरी मेरिट 96 गई होती, ठीक है। तो मेरिट पे मैंने कट ऑफ पे भी वीडियोस बना दिया है। तो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, चलिए हटाइए। देखिए बोल रहा है कि इफ 3 मैन और 5 वुमेन, यानी कि बोल रहा है कि 3 मैन 5 वुमेन और 8 बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 38 डेज, यानी कि अगर 3 मेन 5 वुमेन और 8 बॉयज किसी काम को 38 डेज में फिनिश करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है तब वही काम को 6 मेन 10 वुमेन और 6 बॉयज कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन तो नहीं है ये, मैं नहीं बोलूँगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट आप दिमाग लगाइए, पूरा हो जाएगा, 100% हर चीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग क्वांटिटी दिया है, यानी कि 3 मेन है वो भी 38 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है। 5 वुमेन है वो भी 38 दिन में कर रही है, और 8 लड़के हैं वो भी 38 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर भाई तीनों 38 दिन में कर रहे हैं, यानी कि अब ये नहीं कह सकते हैं क्या कि 3 मेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, क्यों कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 3 मेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, 5 वुमेन इज इक्वल टू 8 बॉयज, 8 बॉयज इज इक्वल टू 3 मेन, भाई क्योंकि काम इक्वल है तो हम उन सबको अपने आप में इक्वल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका सबसे इजी एक मेथड क्या है। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर 8 लड़के किसी काम को 38 डेज में कर रहे हैं, तो वहीं उसी काम को 38 बच्चे कितने दिन में करेंगे। जस्ट सपोज मान लीजिए अगर 8 बच्चे 38 दिन में कर रहे हैं, तो 38 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो वहाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप यूनाइटरी मेथड लगा सकते हैं और इस चीज़ को कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैन भी दिया है, वुमेन भी दिया है, बॉय भी दिया है, अब क्या होगा इसमें, तो अब कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए क्या हम देखिए हम किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम सबको बॉय में कन्वर्ट कर लें, या तो हम सबको बॉय में कन्वर्ट कर लें, यानी मैन को भी बॉय में कन्वर्ट कर लें, वुमेन को भी बॉय में कन्वर्ट कर लें, या तो हम सबको मेन में कन्वर्ट कर लें, यानी कि वुमेन को भी मेन में कर लें और बॉयज़ को भी मेन में कर लें, किसी एक में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बॉय में कन्वर्ट करके दिखाने जा रहा हूँ, आप अपने घर पे मेन और वुमेन सब में कन्वर्ट कर करके अपना चेक कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हम 3 मेन इज इक्वल टू 8 बॉयज नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि भाई 3 मेन भी साफ लिख रहा है 38 डेज में करते हैं, और 8 बॉयज भी 38 डेज में करते हैं। तो क्या हम 3 मेन इज इक्वल टू 8 वुमेन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर 3 आदमी अगर 8 बच्चों के बराबर है, तो अगर मैं आपको क्या बताया था यूनाइटरी मेथड में एक का निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए 3 आदमी 8 बच्चों के बराबर है, तो वहीं अगर एक आदमी कम बच्चों के बराबर होगा कि अधिक बच्चों के बराबर होगा, जनरल सी बात है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक पेन 5 रुपये में खरीद रहे हैं तो आपको 2 पेन 4 रुपये में मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए अगर आपसे मैं बोलता हूँ जस्ट सपोज कि 3 पेन 15 रुपये का है, तो एक पेन 20 रुपये का तो हो नहीं जाएगा, 15 से कम का ही होगा। तो वैसे यहाँ भी देखिए अगर 3 मेन 8 बॉयज़ के बराबर हैं, तो एक अगर मेन होगा तो 8 से कम बॉयज़ के बराबर होगा, कम के लिए हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 8/3। अब देखिए अब यहाँ पे कितने मेन है, 6 मेन है, हमको 6 मेन को भी बॉयज में कन्वर्ट करना है। तो वो देखिए यहाँ मेन था, हम मेन का मेन से कंपेयर करेंगे, देखिए 3 मेन 8 बॉय के बराबर, तो एक मेन 8/3 बॉय के बराबर, तो 6 मेन ज़्यादा के बराबर होगा, यानी कि 8/3 इंटू 6, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, यानी कि देखिए यानी कि हमको क्या आया
कि 6 मेन इज इक्वल टू व्हाट, 6 मेन इज इक्वल टू 16 बॉयज, ठीक है, नोट कर लीजिए 6 मेन इज इक्वल टू 60 बॉयज। अब देखिए अब बारी है वोमेन की, अब बारी किसकी है, वोमेन की। तो क्या हम बोल सकते हैं 5 वोमेन इज इक्वल टू 8 बॉयज, भाई क्योंकि 5 वोमेन भी 38 दिन में कर रही है, 8 वोमेन भी 38 दिन में, तो एक वोमेन कम के बराबर, तो 8/5 के बराबर, ठीक है। और हमसे नीचे कितना बोला है, यहाँ पे 10 वोमेन के बारे में बोला है, तो 10 वोमेन इज इक्वल टू, ये कम में कर रही है, अब 10 अधिक में करेंगी, यानी कि 8/5 इंटू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या है कि 5 वुमेन 8 बॉयज़ के बराबर हैं, तो एक कम के बराबर होंगी, तो 8/5 हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 वुमेन बोला है, ठीक है, तो 10 कितने के बराबर होंगी, तो 8/5 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 8, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, यानी कि क्या 10 वुमेन भी 16 बॉयज़ के इक्वल हैं, ठीक है, 10 वुमेन भी 16 बॉयज़ के इक्वल हैं। अब समझिएगा ज़रा, यहाँ पे बोला है कि 6 मेन 10 वुमेन और 6 बॉयज़ तीनों से काम करवाना है, तो 6 मेन बराबर 16 बॉय, 10 वुमेन बराबर 16 बॉय। अब देखिए और प्लस 6 बॉय, यानी कि टोटल कितना हो गया 16 + 16 + 6, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 38 बॉयज़। एम आई राइट और नॉट, 38 बॉयज़ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब बहुत मजा आएगा, हमसे क्या बोला था 3 मेन या फिर 5 वुमेन या फिर 8 बॉय, ये तीनों के तीनों 8 दिन 38 डेज में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या आप कि अगर 8 बॉय 38 दिन में करते हैं तो 38 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो आप मुझे बताइए अगर 8 बॉय 38 दिन में करते हैं तो अगर मैं एक ही बॉय से काम को करवा रहा हूँ तो अधिक दिन लेगा। भाई जरा समझिएगा आप, अगर मैं एक मजदूर से अपना मान लीजिए अगर मैं 10 मजदूर से अपना घर बनवाऊंगा तो वो मान लीजिए 2 महीने 3 महीने में बना देगा, लेकिन अगर मैं केवल एक मजदूर से बनवाऊंगा तो वो ज़्यादा दिन ले लेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए भैया, और फिर 38 अगर से बनवाऊंगा तो ये कम लेंगे, तो अपन 38 से डिवाइड कर देंगे, तो 38 कर गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे 8 होगा, जरा हम ध्यान देते हो क्योंकि यहाँ पे 8 था ना, तो 8 38 इंटू 8 होगा, 38 से 38 कर गया तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 डेज, ठीक है। व्हाट विल आवर आंसर विल बी 8 डेज, ठीक है। तो हम 8 को अपना करेक्ट करेंगे और हम अपने अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, तो हमारा इसमें क्या हो गया 8 डेज, ठीक है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो भी डरने की बात नहीं है, आप दोबारा से ट्राई कीजिए, अपने कॉपी में लगाइए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है, हार नहीं माननी है, याद रखिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है कि द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर। अब देखिए समझिएगा, देखिए हमारी ये अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए, अरे यार गोला ही नहीं बना, एक सेकंड, मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है। आपको पता होगा कि अर्थ दो टाइप की गति करती है, एक रोटेशनल एक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो भाई वो पूरे सन के अराउंड करती है, और रोटेशन तो अपने एक्सिस पर घूमते रहती है, ठीक है। तो देखिए जैसे हो सकता है आप कभी क्रिकेट खेले होंगे तो देखेंगे जब आप बॉल को मारते हैं तो बॉल कई बार होता है कि नचने लगती है, वहीं पर रुक के लगती है नचने, ठीक है। तो जैसे वो बॉल घूमती है ना, जस्ट समझ लीजिए कि वैसे ही अर्थ भी घूमती है, ठीक है। तो अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करती है 24 आवर में, ठीक है। क्या बोला है 24 आवर में। अब देखिए अब अगर 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चीज़ पूरा एक चक्कर पूरा गोल कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है तो उसमें 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब जरा समझिएगा, एक और इजी क्वेश्चन समझिएगा आप। देखिए बोला है कि अगर 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो 3 घंटे 20 मिनट में कितना घूमेगी। तो अब देखिए 3 घंटे 20 मिनट, देखिए चूंकि ये मिनट में है तो हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक घंटे में चूंकि 60 मिनट होता है तो 24 आवर में कितना होगा 1440 मिनट, केवल इसमें 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं क्या कि 1440 मिनट्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट हो रही है, ठीक है। तो एक मिनट में भाई मान लीजिए अगर 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है तो केवल एक मिनट में ज़्यादा घूमेगी कम घूमेगी, जनरल सी बात है भैया, कम घूमेगी, तो कम के लिए हम कर देंगे क्या डिवाइड, ठीक है। तो 1440 से हम कर देंगे इसका डिवाइड, ठीक है। तो जब हम इसका डिवाइड कर लेंगे उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, देखिए तो क्या हो गया हमारा 1 का कितना निकल गया 360/1440, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट कितना होता है 3 घंटा माने 180 मिनट, और 20 मिनट उसमें जोड़ देंगे यानी कि 200 मिनट में अब कितना घूमेगी। तो 200 मिनट के लिए हम इसमें 200 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जब हम मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद
आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 डिग्री इसका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी व्हाट, आवर आंसर विल बी 50 डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको यूनाइटरी मेथड लगाना था। आप यूनाइटरी मेथड परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जरूर पढ़ के जाइएगा, यूट्यूब से 2-4 कहीं से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा ज्योमेट्री से संबंधित है। मैंने इसको भी इसीलिए रखा था कि मतलब आपको पता होगा मैथ में मैथ 3 पार्ट में डिवाइड है, अंक गणित, मतलब अर्थमेटिक, फिर एलजेब्रा और फिर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैंने तीनों के तीनों भाग को इस मतलब पूरे अपने इस पार्ट में रखा, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है एक्स की वैल्यू बताइए, ठीक है, यानी कि इस एक्स की क्या बताइए, वैल्यू बताइए कि एक्स कितने डिग्री का होगा। देखिए अब सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन है तो आप जरा अगर एक चीज़ समझेंगे तो आप सब भूल जाइए, ये जितना भी ये पार्ट किया है ये सब भूल जाइए, आप बस एक ये याद रखिए, ठीक है। आप बस इतना देखिए, तो इतना में आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर ये, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब यानी कहने का क्या मतलब है, यानी कि आप ये बीच वाले को भूल जाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बीच वाले लाइन को इस अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे केवल 2 लाइन बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, तो अगर 2 लाइन यहाँ पे बन रही है यानी कि ये 2x बराबर क्या, ये 2x बराबर क्या, ये 2x बराबर हमारा y होगा कि नहीं होगा। अगर ये केवल 2 ही लाइन बन रही है तो हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल से 2x बराबर y, ठीक है, 2x बराबर हमारा y हो गया, ठीक है ना। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, आप बहुत इजी पॉइंट मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर ये एक आप ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये तीनों का मान कितना होगा, ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधे लाइन पर बनने वाले तीनों एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब जरा मेरी बातों को समझिए, बहुत इजी बात हो गया, ठीक है। देखिए हम y के जगह क्या 2x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल से 2x इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू 2x, यानी कि y के जगह हम 2x भी लिख सकते हैं, यानी कि देखिए, यानी कि 90 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम आई राइट और नॉट, ठीक है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ जरा बताइएगा। 90 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस 2x, ये तीनों मिला कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 3x, 90 प्लस 3x बराबर 180, एंड देन 3x बराबर 90, एंड देन x बराबर क्या, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3, तो हमारा आएगा 30 डिग्री। हमारा x कितना आ गया 30 डिग्री, देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आवर 30 डिग्री, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मैं शुरू से बोलता हूँ, हैव अ पेशेंस इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन ईच एंड एवरी फील्ड, वट एवर यू वांट, यू विल हैव टू हैव अ पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, सोचिए, जब ध्यान से सोचेंगे तो निचोड़ जरूर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है कि डायगोनल की लंबाई बताइए उस रेक्टेंगल की जिसका साइड 12 और 5 है, ठीक है। अब थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल यानी ये जिसका आमने सामने का साइड इक्वल हो, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 12, ये हमारा क्या हो गया 5, ठीक है, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। और डायगोनल मतलब कि यानी कि 2 ठे पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है इसको जब मिलाएंगे तो हमारा डायगोनल हो गया। इसी का हमसे लेंथ पूछा है, ठीक है, ये 12 ये 5, तो इसका लेंथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो भाई बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम को पूरा डिस्क्राइब किया था, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए हम इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक्स का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे जानते हैं क्या, यहाँ पे एक्स ये डायगोनल है, ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये एक्स क्या है डायगोनल है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स हमारा डायगोनल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दैट विल इक्वल टू व्हाट, दैट विल इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दैट इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा उसका अंडर रूट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू रूट में 169, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड द 13 सेंटीमीटर विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना था। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इजी है और ये भी क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री से ही संबंधित है। देखिए क्या बोला है कि द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, व्हाट इज द मेजर ऑफ 4th एंगल। देखिए
कहना चाह रहा है आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फोर साइड। इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर वाले की, वो होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है, वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो वो किसके रेशियो में है, 1:2:3:4। एक लड़के ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि भैया वो फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम किसी भी पॉलीगन का अंदर का हम निकाल सकते हैं इंटीरियर एंगल का सम। तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया था और मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n मतलब कि नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 4 यानी कि 4 - 2 2 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तो अलग बातें हैं, ठीक है। अब देखिए हमको रेशियो दिया है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी आपको रेशियो दिया है तो घबराना नहीं है भाई, उसको मान लो कि पहला 1:2:3:4 दिया है। क्या दिया है, 1:2:3:4, तो घबराना नहीं है। 1 से हम मान लेते हैं हमारा पहला एंगल 1x है, 2 से मान लेते हैं दूसरा एंगल हमारा 2x है, 3 से मान लेते हैं 3x है, और 4 से मान लेते हैं हमारा चौथा एंगल 4x है, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने आपको जैसा बताया है कि सभी का जोड़ कितना होगा, सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यू शुड नो दिस थिंग, दिस विल बी 360 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 360 के। अब देखिए 1 + 2 + 3 3 3 6 और 6 4 10, यानी कि 10x इज इक्वल टू व्हाट, 10x इज इक्वल टू 360, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। तो अब हमसे पूछा था चौथे का मान, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था फोर्थ एंगल हमारा 4 के रेशियो में है, उसको हम 4x माने थे, याद कीजिए। फोर्थ को हम 4x माने थे और x की वैल्यू हमारी 36 है, यानी कि इंटू 36, 4 6 या 24 का 4 कैरी 2, ये हमारा आएगा 144 डिग्री, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस दबा के आंसर मारना है 144 डिग्री। मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना। मैथ में यू शुड टेक इंटरेस्ट इफ यू वांट टू गेट, इफ यू वांट टू बी अ मैथमेटिशियन। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत धड़ल्ले से लगाएं, तो आप घबराइए नहीं, मैथ को एक इंटरेस्ट की तरह लीजिए ना। जब आप मैथ्स में इंटरेस्ट के साथ घुसेंगे तब बहुत आगे जाएंगे। जितना आप मैथ से दूर भागेंगे, मैथ्स आपसे उतना दूर भागेगा, ये याद रखिएगा। और जितना आप मैथ्स का पीछा करेंगे, मैथ आपके पास उतना आगे आएगा, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये वाला बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 100 मीटर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यानी कि जिसका चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। यानी कि ये 100 है तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, यानी सभी सभी 100 होगा, ठीक है। बोला है अगर उसका लेंथ 100 मीटर है उसके साइड का, तो हाउ मच वायर विल टेक इट टू सराउंड इट वंस, यानी कि चारों ओर वायर लगाने में कितना वायर लगेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा तरीका बताने वाला हूँ, कीवर्ड बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। किसी भी पॉलीगन का जब हम बाहरी निकालते हैं, यानी कि बाउंड्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा पेरीमीटर निकालते हैं, याद रखिएगा। बाउंड्री की बात करेंगे तो पेरीमीटर निकालेंगे, और जब अंदर की बात करेंगे तो एरिया निकालेंगे, याद रखिएगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, अंदर एरिया बाहर पेरीमीटर, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, अंदर एरिया बाहर पेरीमीटर, अंदर एरिया बाहर पेरीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए हमसे क्या बोला है, उसको चारों ओर से घेरना है, चारों ओर से घेरना है, यानी कि यहाँ पे इस चारों ओर में घेरना है, अब अंदर थोड़े ना घेरेंगे। अगर आपको अपने घर के आसपास बाउंड्री लगवानी है तो आप घर के अंदर थोड़ी ना बाउंड्री लगवाएगा, अपने घर के बाउंड्री पर बाउंड्री लगवाएगा। मान लीजिए आपकी जमीन है तो आप यहाँ बाउंड्री लगवाएंगे, चारों ओर से घेरवा देंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर। देखिए रटना नहीं है फॉर्मूले को, किसी भी चीज के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सभी साइड को जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए 100 ये, 100 ये, 100 ये और 100 ये, ठीक है। यानी कि 100 को 4 बार जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, यानी कि कितना आ गया 400। और इसी को लोग फॉर्मूला बना देते हैं साइड इंटू 4, और बच्चे कंफ्यूज कि साइड इंटू 4 रटते रहते हैं। आपको रटना नहीं है, सभी को जोड़िए। ये 100 है, 100 200 300 400, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसी से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए अगर इसी में बोल देता, जस्ट सपोज कि इसमें बोल देता कि कितना इसमें खेती होगा, ये बताइए कितना खेती होगा। तो आप याद रखिए अंदर की बात पूछ रहा है भाई, खेती बाउंड्री थोड़ा ना होगा, खेती अंदर होगा, अंदर की बात पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10000। याद रखिएगा मैं हमेशा बताता हूँ कि इसकी जो यूनिट होगी वो केवल मीटर नहीं होगी, मीटर स्क्वायर होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा के रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर मत होइएगा, गिलास रखिए, पानी रखिए, ग्लूकोन डी रखिए, जो मन वो रखिए, बोर नहीं होना है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जो क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व कीजिए, हल्ला बोल देंगे पूरा पेपर फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला भी मैं आपको क्वेश्चन बताया था ना कि इसमें मेन था, वुमेन था और बॉय था, उसी का छोटा रूप ये वाला है, ठीक है ना। ये 6 के पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है,
बोला है कि अगर 4 आदमी यानी कि 4 मेन और 7 वुमेन किसी काम को 60 डेज में करते हैं, 4 वुमेन भी कर सकते हैं 60 डेज में और 7 वुमेन भी कर सकते हैं, 4 मेन भी 60 डेज में करेंगे और अगर 7 वुमेन कराएंगे तो वो भी 60 डेज में करेंगे। अब बोल रहा है अगर वहीं पे 8 मेन प्लस 7 वुमेन कराएंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। कुछ कंफ्यूजन नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं। देखिए आदमी और औरत दो चीज़ है, हमको किसी एक में कन्वर्ट करना है, या तो आप आदमी को औरत में कीजिए या तो औरत को आदमी में कीजिए। चलिए हम आपके खुशी के लिए यहाँ पे हम आदमी को औरत में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 4 आदमी बराबर 7 औरत। अब क्यों बराबर है भाई, क्योंकि 4 आदमी भी 60 दिन में कर रहा है और 7 औरतें भी 60 दिन में कर रही हैं, तो भाई दोनों बराबर तो हुए। अब देखिए 4 आदमी बराबर 7 औरतें, तो एक बराबर कम यानी कि 7/4। और वहीं पे हमसे कितना बोला है, 8 आदमी के बारे में बोला, तो 8 आदमी बराबर कितना औरतें, तो इंटू हम 8 कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 2 8, ये हमारा हो जाएगा 14 वुमेन के बराबर। ठीक है, ये हमारे कितने वुमेन के बराबर होगा, 14 वुमेन के बराबर। यानी देखिए यानी कि 8 आदमी कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर, और ये 7 वोमेन दिया ही है, यानी कि टोटल हमारा हो गया 21 वोमेन। ठीक है, अब देखिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला है 4 मेन भी 60 डेज में और 7 वोमेन भी 60 डेज में। तो अब हम नॉर्मली हम ये लिख सकते हैं कि अगर 7 वोमेन 60 डेज में कर रही हैं तो अगर एक ही से करवाएंगे तो ज़्यादा दिन यानी कि 60 × 7, और वहीं अगर 21 से करवाएंगे तो कम दिन में, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 से 3 बार में और 3 से 20 बार में, यानी कि हमारा कितना आएगा, आवर आंसर विल बी 20 डेज। ठीक है, तो 20 डेज को पुट करेंगे, सिलेक्शन फोड़ देंगे, पूरा पेपर निचोड़ देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना सब है, तुक्का मारना है लेकिन मारना जरूर है। और तुक्का क्यों मारना है भाई, उतना पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना, उतना पढ़ के जाएंगे कि तुक्का की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना है जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे बहुत टाइप्स के क्वेश्चन है मेरे भाई जो कि कभी पूछे नहीं जाते हैं। आप लास्ट 10 ईयर का पेपर सॉल्व कराइए, आप लास्ट 10 ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए। आप जब 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी पूछ ही नहीं रहा है, तो आपके पास अब दिन नहीं बचा है। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए ही मत, हटाइए उस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन पे। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ ताकि जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करा दूं, ताकि कम से कम अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व जरूर कर ले। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई ये वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोला है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर। यानी कि किसी क्लास के 30 स्टूडेंट रहे होंगे, उन सब का एवरेज निकालने के बाद 18 साल आया होगा एवरेज। ठीक है, अब देखिए अब बोला है अगर टीचर की एज इंक्लूड कर दी जाती है उस एवरेज में तो एवरेज अब 19 ईयर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, एवरेज अब 19 ईयर हो गया, तो बोला है कि टीचर की एज क्या थी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ऐसे हमेशा हर जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें टोटल सम निकलता है भाई। टोटल सम क्या है भाई, टीएस टोटल सम। टोटल सम होता है यानी कि एवरेज इंटू एवरेज नंबर, एवरेज इंटू एवरेज नंबर। अब क्या है मैं आपको सब समझाता हूँ, घबराना नहीं है। देखिए टोटल सम, सबसे पहले हमको बोला है कि हमारे पास स्टूडेंट है 30, बोला है ना 30 स्टूडेंट है और उनका एवरेज कितना है 18, यानी कि एवरेज इंटू एवरेज नंबर क्या है 30, क्योंकि भाई 30 बच्चों का एवरेज निकला है तो क्या हो गया 540, क्या हो गया उनका एवरेज, उनका टोटल सम हो गया। ठीक है, उनका टोटल सम कितना हो गया हमारा 540। याद रखिएगा ऐसा जो भी क्वेश्चन है कि कोई आ गया तो एवरेज इतना बढ़ गया या फिर कोई चला गया तो एवरेज इतना घट गया, तो फिर एवरेज कितना होगा, यानी कि वो जो आदमी था उसका उम्र कितना होगा, तो सब में टोटल सम निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हमको बोला है 30 स्टूडेंट, तो वो 30 लिखेंगे और उनका एवरेज 18 था तो वो लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ गया टोटल सम। ठीक है, अब देखिए अब समझिएगा, अब 540 तो हमारा पहला टोटल सम था। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा 540 पहला टोटल सम था। अब देखिए अब न्यू एवरेज कितना है भाई, जब टीचर को मिला लिया गया है, सॉरी टीचर बोल रहा हूँ सॉरी जब टीचर को मिला लिया गया है तो हमारा क्या हो गया है, न्यू एवरेज हमारा कितना हो गया है 19, बोला है ना कि एवरेज 19 हो जाता है। ठीक है, और फिर एवरेज नंबर कितना हो जाएगा, एवरेज नंबर कितना हो जाएगा, तो भाई देखो पहले 18 लोग थे अब 19 लोग हो गए क्योंकि टीचर भी आ गए। ठीक है, तो अब भाई देखिए पहले कितने लोग थे, पहले 30 लोग थे, सॉरी पहले 30 स्टूडेंट थे, अब टीचर भी आ गए तो कितना हो गया 31। ठीक है, तो अब हमारा जो नया टोटल सम निकलेगा वो क्या होगा, अब नया टोटल सम क्या हो गया हमारा, सिंपल ही बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। नया टोटल सम क्या हो गया, टीचर को लाने के बाद एवरेज 19 और फिर हमारा एवरेज नंबर 31, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 589। अब देखिए मजा आ गया। देखिए हमारा पहला टोटल सम कितना था 540, दूसरा था 589। सिंपल ही टोटल सम को माइनस कर दीजिए, 589 माइनस 540 डेट विल इक्वल टू हमारा 49 ईयर्स। घबराना नहीं है, बस 2-4 बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप पेपर को फोड़ देंगे, पूरा पेपर निचोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन तो लगभग हर बार आता है, लगभग ऐसा क्वेश्चन तो मतलब फ्रैक्शन में हर बार ही आता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ अ बम्बू, यहाँ पे बॉस लिख दिया, सॉरी ये बम्बू होगा। ठीक है, ये हमारा 1/4 पार्ट ऑफ अ बम्बू इज इन मड, यानी कि मान लीजिए एक बम्बू है। ठीक है, मान लीजिए एक बम्बू है, हमको बम्बू की लेंथ नहीं पता है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारा क्या है, बम्बू है। ठीक है, अब इसका 1/4 पार्ट कीचड़ में है। ठीक है, 1/3 पार्ट वाटर में है और 15 फीट पानी के ऊपर है। तो बताइए कि बम्बू का कितना फीट मड में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता कि बम्बू की लेंथ कितनी है भैया। अगर हमसे बोला है कि बम्बू का 1/4 यानी कि बम्बू द लेंथ ऑफ बम्बू इज 1/4, ठीक है ना, यानी कि पहले हमको बम्बू का लेंथ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट द बम्बू लेंथ इज एक्स। हमने बम्बू का लेंथ एक्स मान लिया। ठीक है, हमको पता नहीं है कितना है। ठीक है, अब अगर बम्बू का लेंथ एक्स है तो बम्बू मड में कितना है, याद रखिए बम्बू मड में कितना है, तो एक्स का यानी बम्बू की लेंथ का बम्बू की लेंथ का 1/4 यानी कि एक्स ऑफ 1/4। तो व्हाट इज ये किसी के इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया x/4 के, यानी कि मड में कितना है वो x/4 है। चलिए भैया, वाटर में कितना है, तो साहब बोला है कि x ऑफ 1/3। ठीक है, बोला है ना कि बम्बू के लेंथ का 1/3, तो हम का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो हमारा वाटर में कितना है x/3, घबराना नहीं है, देखिए घबराना ही तो नहीं है मेन। ठीक है, अब देखिए और 15 फीट पानी के ऊपर है। अब जरा आप खुद सोचिए मेरी बात को, अगर वो x/4 कीचड़ में है, ठीक है, ठीक है, x/3 वो पानी में है, 15 फीट पानी के ऊपर है, तो क्या हम अगर इन सबको जोड़ देंगे तो x के बराबर नहीं होगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल ही, आप बाजार में गए, ठीक है, इसका आप बाजार से कंपेयर कीजिए। बाजार में गए 100 रुपये लेके गए, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे सपोज 100 रुपये लेके गए। ठीक है, 20 रुपये का मान लीजिए चाय पत्ती खरीदे हैं। ठीक, फिर मान लीजिए आप 20 रुपये का आपने कोई फल खरीदा है। ठीक है, बाकी के 60 रुपये का आपने मान लीजिए कुछ भी खरीदा है, मान लीजिए आपने 60 रुपये की सब्जियां खरीद ली। ठीक है, तो क्या उन सबको जोड़ने के बाद आपके पूरे खर्चे को जोड़ने के बाद 100 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। वही सिंपली x/4 उसका लेंथ है कीचड़ में, x/3 वाटर में और 15 वाटर के ऊपर, तो क्या सबको जोड़ने के बाद x आएगा कि नहीं आएगा। बस इसी को हमको सॉल्व कर देना इक्वेशन को। देखिए x/4 प्लस x/3 और प्लस 15 दैट इज इक्वल टू x। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, या नीचे 1 मान लीजिए, और जब आप पूरी इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जानते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका जो x का वैल्यू है वो 36 फीट आएगा। आप बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, बस इन सब का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल के जैसे आप नॉर्मली किसी का भी मतलब डिनोमिनेटर से इस वाले डिवाइड करते हैं और फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, वो कीजिएगा तो आप x की वैल्यू कितना पा जाइएगा, 36 फीट। ठीक है, आप x की वैल्यू पा जाइएगा 36 फीट। अब लेकिन इतना ही नहीं करना है, बहुत लोग तुरंत तुरंत आंसर मारने के चक्कर में गलती करते हैं। नहीं, बोला है कि मड में कितना है, मड में हमसे पूछा है, तो मड में कितना है, बम्बू के टोटल लेंथ का कितना है 1/4। टोटल लेंथ हमारी 36 है, यानी कि 36 ऑफ 1/4 यानी कितना आ गया, 9 आ गया हमारा। तो हमारा कितना फीट बम्बू मड में है, हमारा 9 फीट बम्बू मड में है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आप यहाँ पर आंसर में देख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 9 फीट। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से संबंधित है। देखिए क्या बोला है इफ इनकम ऑफ ए मतलब कोई भी, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, यानी कि ए का इनकम 5% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो बी का इनकम कितना कम है ए के इनकम से। ठीक है, तो बोला है कि अगर ए का इनकम 5% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो फिर बोला है बी का इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट कम है। तो बहुत लोग सोचते हैं भाई 5% अधिक है तो 5% कम भी होगा, ये नहीं होता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, ए का इनकम बी के इनकम से। देखिए कभी भी लेट किसको करते हैं, मानते किसको है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, जिससे कंपेयर किया जा रहा हो। क्या बोला है, ए का इनकम बी के इनकम से, बी के इनकम से यानी कंपेयर किससे हो रहा है, बी के इनकम से। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बी का इनकम कितना है भैया, एक्स है। चलिए जनाब, फिर बोल रहा है कि ए का इनकम इससे 5% अधिक है, तो 5% अधिक है यानी क्या, x प्लस इंटू 5/100, यही होगा ना भाई, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, x प्लस एक्स इंटू 5/100। अब देखिए अब ये कितना आएगा,
जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो आप पाएंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जोड़ने के बाद ये आएगा 105x/100, यानी कि ए का कितना है 105x/100। अब जरा मुझे बताइए, ए का हमारा 105x/100 है, बी का हमारा कितना है x है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया ए का हमारा अधिक है, ठीक है, तो अब घटाएंगे, देखिए तो हम घटाएंगे 1 कितना अधिक है ये हमको जानना है, ठीक है ना, यही जानना है। तो देखिए माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा जब हम इसको घटाएंगे तो आप देख लीजिए एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर 105x माइनस 100x, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x/100, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा 5x/100। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि बी का आई इतना कम है, 5x/100 कम है। अब परसेंटेज कैसे निकलता है, देखिए परसेंटेज निकलता है कि कितना कम है अपॉन किससे कम है इंटू 100। तो हमारा इतना तो कम है डिवाइड बाई किससे कम है, इतना तो कम है लेकिन किससे कम है, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो भाई 105x/100 से ना कम है। अच्छा अगर मुझे एक बात बताइए सिंपली, मैं 5 रुपये किसी से कम, मतलब मान लीजिए मैं, मतलब मेरे पास 5 रुपये कम है किससे, 20 रुपये वाले आदमी से, तो मैं बी उसी से ना बोलूँगा, यानी कि इतना कम है 5x/100 तो कम है, लेकिन किससे कम है, 105x/100 से कम है। तो डिवाइड बाई 105x/100 इंटू हम 100 करेंगे, तो देखिए पहले हम यही चीज़ कर लें, 5x/100 तो आपको पता होगा ये मल्टीप्लाई होके 100/105x, और इसमें इसके बाद हम इंटू 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो 100 से 100 गया, इससे x गया, फिर ये 21 बार मैंने क्या हो गया 100/21% क्या है वो कम है, ठीक है ना। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 5% ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे इतना कम है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होगा आई थिंक, कि क्योंकि 5 तो 100, अगर 21 का 5 गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा, ये 4 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेंटेलिटी बदल दीजिए कि 5% ये अधिक है तो 5% वो भी कम होगा, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक फल वाला है जो कि 10 रुपीज़ का 11 नारंगी खरीदता है, ठीक है ना, फिर बोल रहा है 11 रुपीज़ का 10 के भाव बेचता है। यानी देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोला है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ और इसको सॉल्व करके भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारा सीपी कितना है, सीपी मतलब होता है कि कितने के भाव से खरीदा है, तो सीपी हमारा कितना है 10 रुपीज़ पर 11 नारंगी, यानी कि प्रत्येक 11 नारंगी पर वो 10 रुपीज़ दिया है, ठीक है, ये हमारा है सीपी, ठीक है। अब हमारा एसपी कितना है, चलिए भाई एसपी क्या है 11 रुपीज़ पर 10 नारंगी, ठीक है, ये हमारा है एसपी। अब देखिए लोग मतलब कि कहाँ गलतियाँ होती हैं वो मैं आपको समझाऊँ। देखिए सबसे पहली बात कि क्वांटिटी इक्वल नहीं है, ये 10 है और ये 11 है, अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम नॉर्मली अपना काम कर सकते थे, ठीक है ना। अब भाई ये 11 है ये 10 है, तो कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर तभी होगा जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, तभी होगा ना, तभी होगा। अब देखिए किसी भी चीज़ को इक्वल कैसे करते हैं, उसका एलसीएम निकाल के, याद रखिएगा कभी भी अगर आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो तो आपको सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना होता है। तो फ्रैक्शन का जब कंपेयर करते हैं आप तो वहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 11 और 10 का एलसीएम होता है कितना 110, 11 और 10 का हमारा एलसीएम कितना होता है 110। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, देखिए हमको सीपी पहले हम पता करते हैं। सीपी अगर हम 11 नारंगी वो 10 के भाव से खरीद रहा है, क्यों 11 नारंगी 10 के भाव से, तो एक नारंगी कम के भाव से यानी कि 10/11, ठीक है। और वहीं पे 110 खरीदवाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा हमको 110 खरीदवाना है, तो 110 नारंगी कितने के भाव से खरीदेगा 10/11, 10/11 इंटू 110, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 10 बार में, और 10 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। यानी कि 110 नारंगी का हमारा सीपी कितना है 100 रुपये। अब हमको एसपी निकालना है, ठीक है। तो देखिए एसपी क्या है, तो एसपी में हमको बोला है कि 10 नारंगी वो आदमी 11 रुपये के भाव से बेचता है, तो एक नारंगी कितने के भाव से बेचेगा 11/10, तो 110 नारंगी वो कितने के भाव से बेचेगा, तो 11/10 इंटू 110। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, हमारे 11 यानी कि 121 ये आएंगे, ठीक है। ये हमारा कितना गया, हमारा आएगा 121। तो देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा एसपी कितना हो गया 110 का, हमारा एसपी कितना हो गया 121। अब जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब 110 में खरीदा है 121 में बेचा है, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा हमारा कितने का हुआ। अब मुझे आप 100 रुपये में खरीदा है और 121 रुपये में बेचा है, तो फायदा कितने का हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैं अगर आप गए दुकान पे 5 रुपये का पेन खरीदें और वही अपने दोस्त को लपेट लिए, ए भैया बहुत बढ़िया पेन है भैया 8 रुपये में ले लो है भैया, और कह दिया कि हाँ चलो दे दो, तो अब 8 रुपये में उसको दे दिए, ठीक है, तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जस्ट वैसे ही 121 रुपये में भाई ये क्या किए हैं
बेचे हैं और 100 रुपये में क्या किए थे, खरीदे थे, तो 21 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। बात समझिएगा, 21 का तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो मैंने आपको सिखाया था 21 का प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, अपॉन किस पे हुआ है। ये 21 का प्रॉफिट हुआ है, ये 21 का प्रॉफिट किस पर हुआ है, तो 100 रुपीज़ पर इनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, 100 रुपीज़ पर इनको प्रॉफिट हुआ है इंटू 100, तो क्या हो गया हमारा 21% जनाब लाभ उठा गए, ठीक है, 21% लाभ उठा गए। गाइस देखिए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। आप जाइए, आप प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, नॉर्मली आप एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट का लगभग सभी क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन मैंने जितना भी देखा और जितना भी पेपर में आता है वो सबके सब जो है पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला रिमेंबर कर लेंगे तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने एसआई का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं दिया है। अब जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लगभग 20 से 25 से फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना, 25-30 फॉर्मूला यही होगा। और आपके पास आज के डेट में आपके पास 5 से 6 दिन बचा है, यानी कि अगर आप डेली 5-5 फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो डेली दिमाग लगाइए, 5 फॉर्मूला लर्न कीजिए, आपका काम हो जाएगा। पेपर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है गाइज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसको अपने ओर से सॉल्व करके देखना पड़ता है, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं है, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है। उसके बाद पीडीएफ बनाना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसका पूरा वीडियो बनाना पड़ता है। आप अगर आप समझोगे तो मैं आपको बता दूं, कभी शोर हो गया है फिर कुछ हो गया तो वीडियो को डिलीट करके दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कई पार्ट में वीडियो बना के उसको एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो गाइज इतना मेहनत लगता है, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। तो कमेंट कीजिए, आप लोग के वीडियो पे हम लोग वीडियो, आप लोग के कहने पे वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।